मैं बस सोया और जब उठा तो मेरे शरीर पर 9 पैक एब्स थे। यहाँ तक कि मेरी बहन भी मुझे देखकर शर्मा गई। लेकिन असली वजह कुछ और थी। मेरे पास एक अजीब ताकत है। मैं सपनों में लड़कर असली दुनिया में मजबूत हो जाता हूँ। हर रात मैं अपने सपनों में ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ और उन्हें मारने पर उनकी यादें और ताकत मुझे मिल जाती है। लेकिन सच ये है कि बस एक दिन पहले तक मैं पूरी तरह बेकार था। मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.7 था, जबकि मेरी छोटी बहन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाती है उसका 0.8 था। टीचर ने साफ कह दिया था, तुमसे कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। 100 साल पहले धरती पर राक्षस आ गए थे और इंसानों के हथियार बेकार हो गए। तभी इंसानों ने खास शक्तियां हासिल की और मार्शल आर्ट्स का दौर शुरू हुआ। यहाँ वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू ही सब कुछ है। मेरे पिता दिन में 5 से 5 काम करते थे, सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए पाउडर खरीद सके जिससे मेरी ताकत बढ़े। लेकिन मुझे पता था ये सब बेकार है। फिर भी मैं रोज कमरे में जाकर प्रैक्टिस करता था। नेशनल एक्सरसाइज का 14वां सेट 3 बार करने के बाद ही मैं बेहोश हो जाता था और फिर मैं उसी सपने में पहुंच जाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अचानक एक ज़ॉम्बी मुझ पर झपट पड़ा। मैं गुस्से में था। मैंने उसे लात मारी, फिर एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर तब तक मारता रहा जब तक वो हिलना बंद नहीं कर गया। तभी एक अजीब चीज हुई। उस ज़ॉम्बी की सारी यादें सीधे मेरे दिमाग में आने लगी। एक सैनिक, ट्रेनिंग, खतरनाक जानवर। मुझे समझ आ गया, ज़ॉम्बी को मारने से उसकी ताकत और अनुभव मुझे मिल जाता है। अब मैं बदल चुका था। अगले ही पल एक और ज़ॉम्बी आया और इस बार मेरा शरीर खुद ही लड़ने लगा। एकदम परफेक्ट मूव्स। मैं हैरान था, क्या ये सच में मैं हूं? सुबह जब मेरी बहन ने मुझे उठाया तो मैं पूरी तरह अलग था। मेरा शरीर, मेरी ताकत सब बदल चुका था। मैंने शीशे में देखा, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, सपने की सारी चीजें असली थी। खाना खाते वक्त मेरी भूख भी बहुत बढ़ गई थी। शायद मेरी ताकत बढ़ने के साथ शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। मैं चुपचाप जिम गया और अपना स्टेटस चेक किया। 0.96 सिर्फ एक रात में इतना बढ़ गया जहां लोग सालों में थोड़ा बढ़ाते हैं। मैंने घंटों में कर लिया। फिर मैंने अपनी ताकत टेस्ट की, 113। ये तो नॉर्मल लिमिट से भी ज्यादा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। इंसोम्निया की वजह से रात भर जागता रहा। जब सो ही नहीं पा रहा था तो सोचा ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस कर लूं। जैसे ही मैंने एक के बाद एक पंच मारे, अचानक मेरा शरीर अपने आप ही बहुत ही जटिल मुट्ठी चलाने की तकनीक करने लगा। ये वही बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी जो उस ज़ॉम्बी ने सीखी थी और अब वो मेरे शरीर में जैसे बस गई थी। लगता है यही उस सपने का असली खजाना था। लेकिन अगले ही पल मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई और जोर की भूख लग गई। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? क्या इसलिए कि मेरी बॉडी की एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ गई है और शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा? साधारण खाना अब इसे पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स चाहिए। लेकिन अपने घर की हालत सोचकर समझ आ गया कि मैं इतने महंगे मेडिकल सामान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है गरीब परिवार से किसी टॉप स्टूडेंट का निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बहन जैसी कोई हो तो वो सिर्फ टैलेंट की वजह से ही आगे बढ़ सकती है। अब मेरे पास पैसा बढ़ाने का एक ही तरीका है, स्कूल की स्कॉलरशिप। हर साल स्कूल टॉप स्टूडेंट्स को काफी रिसोर्स देता है, इसलिए कल होने वाले कॉलेज के कॉम्बैट टेस्ट में मुझे अपनी ताकत और टैलेंट दिखाना ही होगा। अगले दिन जब मेरे दोस्त फैटी ने मेरी मसल्स देखी तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, तू क्या कर रहा था? कुछ ही दिनों में तू इतना बदल गया कि पहचान में नहीं आ रहा। फिर हम लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। आज की क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट ले रहा था जिसके हाथ पर बड़ा सा निशान था। वो सच में खतरनाक जानवरों से लड़ चुका था। उसने हमें कुछ बॉक्सिंग टेक्निक सिखाई, लेकिन मुझे वो काफी आसान लगी क्योंकि मेरे सपने में जो ज़ॉम्बी था उसकी मूव्स उससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। फिर टीचर ने एक स्टूडेंट को डेमो के लिए बुलाया। साफ था कि ये मौका यान के लिए ही था। आखिर टीचर्स भी उसे खुश रखना चाहते थे। उसका परिवार अमीर था और उसका टैलेंट भी जबरदस्त था। वो स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, लगभग लेवल 1 की ताकत। सबको पता था ये शो ऑफ के लिए है। फिर टीचर ने पूछा, कोई है जो इससे लड़ना चाहता है? सब चुप थे, लेकिन तभी मेरी नजरें उससे टकराई। टीचर रुक गया। उसे कुछ अजीब लगा। शायद उसने मेरी आंखों में कुछ देखा और फिर उसने मुझे बुलाया। मेरे दोस्त ने कहा, मत जा, चोट लग जाएगी। लेकिन मैं शांत था। मैंने बस एक स्टेप लिया और कहा, आओ। यानफी मुस्कुराया और बोला, तुझे पता है असली लड़ाई में सबसे जरूरी क्या होता है? मैं चुप रहा। वो बोला, ताकत का फर्क। जैसे ही उसका मुक्का मेरे चेहरे से बस 1 सेंटीमीटर दूर था, पूरा ऑडियंस जम सा गया था। सब मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान थे। लेकिन उस पंच के आने से पहले ही यानफी का चेहरा सख्त हो गया था। उधर उसकी चाल मुझे इतनी धीमी दिख रही थी जैसे कोई घोंघा चल रहा हो। मैंने तुरंत नीचे झुककर एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा और उसे करीब 20 मीटर दूर उड़ा दिया। ये देखकर सिर्फ क्लासमेट्स ही नहीं, मैं खुद भी हैरान रह गया। टीचर को शक हुआ कि मैंने कोई स्पेशल पोशन इस्तेमाल किया है, इसलिए वो मुझे पूछताछ के लिए ले जाना चाहता था।
फिर उसने मुझे ऑफिस ले जाकर चेकअप कराने की बात कही। मैंने कुछ समझाने की बजाय सीधे अपना हाथ स्कैनर पर रख दिया। रिजल्ट देखते ही टीचर हैरान रह गया। मेरे एट्रीब्यूट्स अब एक फॉर्मल लेवल, एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे हो चुके थे। पूरे व्हाइट रिवर सिटी में भी इसे जीनियस माना जाता है। जब टीचर को पता चला कि मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू आधे महीने में 0.8 से बढ़कर 1.5 हो गया है, तो उसने मन ही मन कहा कि मैं तो किसी राक्षस जैसा हूँ। वो मुझे बेहतर क्लास में डालना चाहता था, जहाँ ज्यादा काबिल टीचर्स हो, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी टीचर मुझे उतनी तेजी से नहीं सुधार सकता जितना मैं अपने सपनों में करता हूँ। फिर टीचर ने मुझे एक ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया जिसमें काफी पैसे थे, लेकिन एक शर्त थी, मुझे अगले महीने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप के असेसमेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने ये ऑफर मान लिया, आखिर फ्री पैसे कौन छोड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी साफ कर दिया कि स्कूल मेरी क्लास अटेंड करने की आजादी पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे घर पर सपनों में ट्रेनिंग करनी है। घर लौटकर मैं फिर से अपने सपनों में मॉन्स्टर से लड़ने लगा ताकि लेवल बढ़ा सकूं। लेकिन ये मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए मेरा सुधार भी सीमित था। तब मैंने उस ज़ॉम्बी की यादों के आधार पर एक जगह जाने का फैसला किया, जिसे बेस 1359 कहा जाता है। वहां की दीवारें 30 मीटर से भी ज्यादा मोटी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर कैसी लड़ाई हुई होगी जिससे इतनी तबाही हुई। तभी मैंने देखा एक सफेद बालों वाला ज़ॉम्बी कमांड टावर में बैठा था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही फट गई हो। मुझे समझ आ गया कि इतनी ताकत के बिना इस जगह के पास भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मैं ज़ॉम्बी की यादों के सहारे एक अंधेरे कमरे में पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ पत्थर था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, हरी रोशनी फूट पड़ी और एक आवाज आई, वेलकम टू एटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज। वहां से मुझे इस दुनिया के नष्ट होने के बारे में पता चला। मुझे हैरानी हुई कि इतनी ताकतवर मार्शल आर्ट्स सिस्टम भी मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाई। फिर मैंने इस दुनिया का इतिहास देखा, और जो देखा उसने मुझे हिला दिया। ये हमारी ही दुनिया थी, लेकिन 10,000 साल बाद की। मॉन्स्टर्स ने सब कुछ खत्म कर दिया था और बचे हुए इंसानों ने इस ग्रह को छोड़ दिया था। मैंने सिस्टम से अपनी जानकारी निकाली। मैं बस एक आम इंसान था, 28 साल की उम्र में मर गया था। लेकिन जब मैंने फिर से डेटा देखा तो सब बदल चुका था। अब मैं कॉलेज में टॉप करने वाला, मिलिट्री ज्वाइन करने वाला और 37 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बनने वाला था। क्या मेरी ताकत बढ़ने से इतिहास बदल गया? क्योंकि 18 साल की उम्र तक सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर मैंने सिस्टम से अपने लेवल के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्निक्स खोजी। मुझे 3 मिली, स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये सब लेवल 11 एक्सपर्ट्स ने बनाई थी, जबकि हमारी दुनिया में अभी लेवल 9 ही सबसे ऊंचा है। मैंने तुरंत वही प्रैक्टिस शुरू कर दी, बॉडी, एनर्जी और माइंड को मजबूत करने के लिए। ये टेक्निक्स हमारी दुनिया से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। अगले दिन जब मैं उठा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन शरीर अलग महसूस हो रहा था। बदबू आ रही थी, मतलब शरीर से गंदगी बाहर निकल रही थी। अब जब मेरे पास सब कुछ था, मैंने खुद दवा बनाने का फैसला किया। इसके लिए मुझे फार्मेसी लैब चाहिए थी, जो आम लोगों के लिए बहुत महंगी होती है। मैंने कई दुकानों में पूछा, लेकिन किसी ने जगह नहीं दी। आखिरकार एक पुरानी दुकान में थोड़ी धमकी और मनाने के बाद क्लर्क ने मुझे 3 घंटे के लिए जगह दे दी। मैंने पहली बार सावधानी से दवा बनाई, सही अनुपात में मिलाकर एक बैंगनीला लिक्विड तैयार किया। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया, जैसे शरीर कट रहा हो और जल रहा हो। यह दर्द करीब 2 मिनट तक चला, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। इस दवा ने मेरे शरीर की कमी को तुरंत पूरा कर दिया, जो मेरी तेजी से बढ़ती ताकत के कारण हुई थी। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दुकान का मालिक जल्दी लौट आया था। क्लर्क ने मुझे तुरंत खिड़की से भागने को कहा। जैसे ही मैं निकला, असली मालकिन आ गई और उसने क्लर्क को नौकरी से निकाल दिया। वो साफ सफाई को लेकर बहुत सख्त थी और सारे उपकरण धोने लगी। तभी उसकी नजर उस टेस्ट ट्यूब पर पड़ी जो मैं छोड़ गया था। उसे लगा किसी ने उसका सामान खराब कर दिया है, लेकिन जैसे ही उसने उस दवा की खुशबू सूंघी, वो चौंक गई। ऐसी खुशबू सिर्फ उच्च स्तर की दवाओं में होती है। उसने दवा चखी और हैरान रह गई। वो तुरंत बाहर भागी और चिल्लाई, अभी यहाँ कौन था? वो जरूर कोई मास्टर होगा, क्योंकि वो दवा मार्केट में मिलने वाली दवाओं से 10 गुना बेहतर थी।
और सस्ते सामान से बनी थी। जब उसे पता चला कि वो मास्टर बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट था तो वो और भी हैरान रह गई। उधर मैं फिर अपने सपनों में था जहां मैं ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। इस बार मेरा सामना एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी से हुआ। मैंने सीधा हमला रोका, लेकिन उसका वार इतना भारी था कि लगा हाथ टूट जाएंगे। मैंने तरीका बदला और अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया। करीब 2 घंटे की लड़ाई के बाद मैंने उसे मार दिया। उसकी यादों से पता चला कि वो पहले लेवल 5 का सैनिक था, इसलिए उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी। अगले दिन मैं फिर मार्शल आर्ट्स हॉल गया अपना वैल्यू चेक करने। रिजल्ट देखकर मैं चौंक गया। 15.6, मतलब मैं लेवल 2 से भी ऊपर पहुंच चुका था और मेरी कॉम्बैट पावर 3137 थी। काउंटर पर बैठी महिला मुस्कुराई, क्योंकि एक महीने में 2 बार टेस्ट कराने वाला ग्राहक उनके लिए खास होता है, क्योंकि आम लोग सालों में भी इतना नहीं बढ़ पाते। मैं वहां से निकला ही था कि 2 लोग अंदर आए। जिम मालिक की बेटी और उसका शिष्य। उस लड़की ने मुझे देखकर मजाक उड़ाया, कहा कि कपड़ों से ही लग रहा है कि मैं गरीब हूं। वो लड़का थोड़ा घमंडी जरूर था, लेकिन उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, क्योंकि उसने बचपन से ही प्राइवेट ट्रेनिंग ली थी और अलग अलग सप्लीमेंट्स भी लिए थे। तभी लड़की बोली, इतना घमंड मत करो, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। फिर उसने आज के टेस्ट रिकॉर्ड चेक करने का सोचा। अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गई। उसने तुरंत रिसेप्शन पर कहा कि उस लड़के को बुलाओ। लुएन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट और ताकत लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जितनी। ये तो पूरे व्हाइट रिवर सिटी में पहली बार हो रहा है। उधर मैं स्कूल पहुंच चुका था, जहां मैं कई दिनों से नहीं गया था। आज फाइनल वाइटल एनर्जी और ब्लड टेस्ट था, जो सबका कॉलेज फ्यूचर तय करने वाला था। लेकिन मुझे देखकर स्टाफ ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। बस एक फॉर्म पकड़ा दिया और फीस जमा करने को कहा। सब कुछ करने के बाद मैं टेस्ट एरिया में गया। वहां बहुत भीड़ थी। मुझे अपनी बारी के लिए काफी इंतजार करना था। इधर उधर देखते हुए मैंने कुछ लोगों को एक लड़की को घूरते हुए देखा। वो लड़की मेरी बहन से भी छोटी लग रही थी, शायद 15 से 16 साल की। इतनी छोटी उम्र में यहां आना, मतलब वो काफी ताकतवर होगी, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग 25 साल से ऊपर थे। तभी एक बड़ा सा आदमी लाइन में घुस गया। किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि वो लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट टेस्ट देने वाला था और पूरे शहर में ऐसे लोग 10 से भी कम थे। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, यहां तक कि इंस्ट्रक्टर्स ने भी उसे सीधे अंदर जाने दिया। जैसे ही वो क्रिस्टल के पास पहुंचा, पीछे खड़े कुछ लोग बड़बड़ाए, बस लेवल 3 का टेस्ट ही तो है, इसमें क्या दिखावा करना। लेकिन अगले ही पल डिंग, उसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू दिखा 107। ये देखकर लोग हैरान रह गए। बहुत लोगों ने तो पहली बार 100 के ऊपर का वैल्यू देखा था। फिर एग्जामिनर ने उसका कॉम्बैट पावर टेस्ट करने को कहा। अचानक जोरदार धमाका हुआ, पूरा हॉल हिल गया। सब लोग पीछे हट गए, सिवाय मेरे। एग्जामिनर ने स्क्रीन देखी, 10,831। बधाई हो, तुम लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। तुम्हारा पंच ही लेवल 1 वाले को हिला सकता है। तुम तो चलते फिरते हथियार हो। मैंने धीरे से कहा, तो ये है लेवल 3। कुछ खास नहीं लगा। मेरी बात सुनकर पास खड़ी लड़की चिढ़ गई। तभी मैंने सोचा, अब मेरा टाइम है। मैं आगे बढ़ा और टेस्ट देने लगा। एग्जामिनर बोला, घबराना मत, आराम से हाथ रखो। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नंबर आया, सबके होश उड़ गए। 15.8। ये तो 17 से 18 साल का है। क्या ये पेट से ही ट्रेनिंग कर रहा था? यहां तक कि वो लेवल 3 वाला आदमी भी हैरान रह गया। फिर मैंने दोनों हाथों में ताकत जमा की। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत देखना चाहता था। जैसे ही मैंने वार किया, बैंगनी रोशनी चमकी। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई और जब सब शांत हुआ, स्क्रीन पर नंबर था 15,000। ऐसा लगा जैसे सबकी दुनिया ही हिल गई हो। एग्जामिनर इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी ताकत उसकी समझ से बाहर थी। हालांकि मेरा वाइटल वैल्यू लेवल 1 था, लेकिन ताकत लेवल 3 से भी ऊपर थी। उसने तुरंत टेस्ट रोक दिया और कहा कि यह मामला ऊपर तक भेजना पड़ेगा। मैं सोच ही रहा था कि अब निकल जाऊं, तभी पीछे से वही बड़ा आदमी आया। मैंने सोचा अब लड़ाई होगी, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। तुम में दम है, मेरा नाम शाओ फंग है, दोस्त बनते हैं। उस पल हम दोनों के बीच एक अजीब सी ताकत टकराई और अगले ही पल लोग मेरे साथ फोटो लेने लगे। मैंने सोचा यहां से निकलना ही बेहतर है। बाहर निकलते ही मैंने सुना कुछ लोग एक लड़की की बात कर रहे थे कि वो तो जीनियस है, उसका पास होना तो पक्का है। तभी मैंने देखा मेरी बहन सामने खड़ी थी। मैं उसके पास गया। वो बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो हमेशा घर पर सोता रहता है। मैंने झूठ बोल दिया, बस थोड़ा काम था। तभी उसकी एक दोस्त आई और बोली, भैया आप तो काफी हैंडसम हो। दीदी तो कुछ और ही बताती थी। मैंने हल्के से हंसकर कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। तभी एक लड़की बाहर आई और बोली, टेस्ट रुक गया। सब हैरान, क्यों? वो बोली, एक लड़का आया था हमारी उम्र का। उसका वाइटल वैल्यू 15.7 और कॉम्बैट पावर 15,000 था। उसका नाम क्या था? लुएन। मेरी बहन चौंक गई, क्या? वो तो मेरा बेकार भाई है। उधर मैं घर पहुंच चुका था। मैंने तुरंत अपना फ्यूचर डेटा चेक किया और हाँ, सब बदल चुका था। अब मैं 18 साल का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट था और पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। आगे चलकर मैं टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में गया, फिर मिलिट्री ज्वाइन की और बाद में अपनी मार्शल आर्ट स्कूल खोली। मतलब साफ था, मेरे कारण मेरा फ्यूचर बदल रहा था। लेकिन अभी ये काफी नहीं था। अगर मुझे सच में सब बदलना है
तो मुझे और ज्यादा ताकतवर बना होगा, क्योंकि लेवल 6 तक पहुंचना ही काफी नहीं, मुझे उससे भी ऊपर जाना होगा। उधर दूसरी तरफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट परेशान बैठा था। वो कह रहा था कि टैलेंट ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाला है, लेकिन व्हाइट रिवर सिटी में न तो कोई बड़ी मार्शल आर्ट फैमिली है और न ही ज्यादा रिसोर्सेज, इसलिए यहाँ के टैलेंटेड बच्चे अक्सर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। वो गुस्से में बोला, मैं हमेशा से चाहता था कि हमारे शहर से भी कोई बड़ा टैलेंट निकले। तभी अचानक एक असिस्टेंट भागते हुए अंदर आया और दरवाजा जोर से खोल दिया। प्रेसिडेंट बोला, दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? असिस्टेंट घबराकर बोला, सॉरी प्रेसिडेंट, लेकिन बहुत जरूरी खबर है। टेस्ट साइट पर 18 साल से कम उम्र का एक लड़का है जिसकी कॉम्बैट पावर 15,000 निकली है। ये सुनते ही प्रेसिडेंट उछल पड़ा। क्या? इतने सालों बाद व्हाइट रिवर सिटी में इतना कम उम्र का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट मिला है? लेकिन अगले ही पल असिस्टेंट ने बताया कि उस लड़के ने मार्शल आर्ट्स की परफेक्ट फॉर्म भी दिखाई है। असिस्टेंट को समझ नहीं आया तो प्रेसिडेंट बोला, सीधे शब्दों में कहो तो उसकी उम्र के दुनिया में 10 से भी कम बच्चे होंगे जो मार्शल आर्ट्स को इतनी परफेक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सोचने लगा, 15.7 वाइटल एनर्जी के साथ 15,000 कॉम्बैट पावर, और वो भी एक आम परिवार से। इसका सिर्फ एक मतलब है, वो मॉन्स्टर लेवल जीनियस है। हमें उसे अपने साथ जोड़ना ही होगा। ये सोचकर प्रेसिडेंट जोर से हंस पड़ा। अब हमारे टैलेंट कैंप में उम्मीद है। फिर वो तुरंत बोला, जल्दी गाड़ी तैयार करो, मैं खुद लुएन के घर जाऊंगा। उधर मार्शल आर्ट्स जिम में एक लड़की चिल्लाई, सिस्टर, मैंने उसे ढूंढ लिया। उसका नाम लुएन है। वो व्हाइट रिवर अकेडमी का स्टूडेंट है। उसके पिता मजदूरी करते हैं, माँ कैशियर है और उसकी छोटी बहन हाई स्कूल में पढ़ती है। फिर उसने कहा, अभी तुरंत उसके परिवार के लिए अच्छे गिफ्ट खरीदो। लेकिन मुझे बाहर मचे इस हंगामे की कोई खबर नहीं थी। तभी मेरी बहन चिंगा चिल्लाई, भैया, कोई तुमसे मिलने आया है। काफी समय बाद उसने मुझे भैया कहा था। मैं नीचे गया और देखा, मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम की बेटी खुद मेरे घर आए हुए थे। पास से देखकर ही समझ आ रहा था कि प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर है, कम से कम लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट। थोड़ी बातचीत के बाद प्रेसिडेंट ने सीधे जेब से एक सर्टिफिकेट और चेक निकाला। लुएन, व्हाइट रिवर सिटी की तरफ से तुम्हें ये लेवल 2 सर्टिफिकेट और 10 लाख का इनाम दिया जाता है, और क्योंकि तुम्हारी ताकत लेवल 3 जैसी है, इसलिए आगे तुम्हें लेवल 3 के हिसाब से अलाउंस मिलेगा। मेरे माँ बाप तो हैरान रह गए, क्या हमारा बेटा सच में लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बन गया? मैंने प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहा, लेकिन साथ ही पूछा, मुझे नहीं लगता आप सिर्फ अलाउंस देने आए हैं, असली बात क्या है? प्रेसिडेंट मुस्कुराया, तुम्हारा दिमाग बहुत शांत है। ठीक है, सीधी बात करता हूं। हम चाहते हैं कि तुम ईस्ट कॉम प्रोविंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में व्हाइट रिवर सिटी को रिप्रेजेंट करो। यह सुनते ही गुलाबी बालों वाली लड़की घबरा गई। प्रेसिडेंट, ये सही नहीं है। वहां बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन वो जगह खतरनाक भी है। हमारे जिम का सबसे टैलेंटेड सीनियर वहां से लौटने के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन प्रेसिडेंट ने फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैं मुस्कुराया और तुरंत रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठा लिया। सोचने वाली क्या बात है, मैं जरूर जाऊंगा। प्रेसिडेंट खुश होकर चला गया और बोला कि कुछ दिनों में कोई मुझे लेने आएगा। फिर गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी बात बताई। वो चाहती थी कि मैं रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम का ऑनरेरी डिसाइपल बन जाऊं। मुझे फ्री ट्रेनिंग मिलती, मास्टर से पर्सनल गाइडेंस मिलता और हर महीने पैसे भी मिलते। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया, मैं किसी का डिसाइपल नहीं बनूंगा। हां, ऑनरेरी मेंबर बन सकता हूं, क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हारे जिम में ट्रेनिंग करता हूं। आखिरकार उसने मुझे हर महीने 1 लाख देने का ऑफर दिया और मैं ऑनरेरी मेंबर बनने के लिए मान गया। सबके जाने के बाद मेरे माता पिता ने आखिर पूछा, बेटा, तू अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया? कुछ दिन पहले तक तो तेरा वैल्यू 0.8 था। लेकिन मैं उन्हें सपनों वाली बात नहीं बता सकता था। मैंने बस इतना कहा, अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मां को नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी और पापा को मजदूरी भी नहीं करनी होगी। अब हमारे पास पैसे हैं। उधर दूसरी तरफ मैडम गुस्से में अपनी उंगली काट रही थी। वो लड़का आखिर है कौन? इतने दिन हो गए और मुझे उसका नाम तक नहीं पता। वो लगातार उस दवा का डेटा देख रही थी जो मैंने बनाई थी।
इसमें दर्जनों अतिरिक्त फायदे हैं और लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं। तभी क्लर्क चिल्लाया, मैडम, मैंने उसे ढूंढ लिया, वही लड़का, व्हाइट रिवर सिटी वाला जीनियस। मैडम हैरान रह गई। उसे पता था कि वो जवान है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो अभी नाबालिग होगा। उधर मैं पहाड़ियों में घूम रहा था और नेचुरल ब्रीदिंग मेथड की प्रैक्टिस कर रहा था। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रकृति की ताकत को अपने अंदर खींच रहा हूं। तभी मुझे एहसास हुआ, मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू काफी बढ़ चुका था। अब मुझे मारो नॉरिशिंग एलिक्सर की बाकी सामग्री चाहिए थी, जो पहाड़ के नीचे मिलती थी। मैंने अपनी नई क्लाउड चेजिंग स्टेप तकनीक इस्तेमाल की और सिर्फ 2 सेकंड में पहाड़ के नीचे पहुंच गया। लेकिन वहां एक दुकानदार ने मुझे स्टूडेंट समझकर सामान के दाम बहुत बढ़ा दिए। उसने धमकी भी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे पहाड़ पर फेंक देगा। तभी पीछे से कुछ गुंडे चाकू लेकर आ गए। मैंने बिना कुछ बोले एक पत्थर पर हाथ मारा और वो पाउडर बन गया। ऐसा सिर्फ लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट कर सकता था। ये देखकर सारे गुंडे तुरंत घुटनों पर बैठ गए और मुझे बाप कहकर माफी मांगने लगे। अगले दिन मैं एसोसिएशन की गाड़ी से ईस्ट कॉम प्रोविंस पहुंचा। टैलेंट ट्रेनिंग कैंप देखकर लगा जैसे कोई मिलिट्री बेस हो। अंदर जाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट बैज चाहिए था, लेकिन मेरा बैज मां ने फ्रेम करवाकर घर में रख दिया था, इसलिए गेट पर मुझे रोक लिया गया। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, ये व्हाइट रिवर सिटी वाला है, शायद बैकडोर से आया होगा। इंस्ट्रक्टर ने जब लिस्ट चेक की और मेरा नाम देखा तो लोगों को और यकीन हो गया कि मैं किसी सिफारिश से आया हूं। क्योंकि हमारे शहर से बहुत कम लोग आते थे, इसलिए मुझे क्लियर सोर्स सिटी के लोगों के साथ भेज दिया गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे जमीन के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर एक आवाज आई, तुम्हारा काम है इस रास्ते को पार करके दूसरी तरफ पहुंचना। पास हुए तो अंदर जाओगे, वरना घर लौट जाओ। इतना सुनते ही जमीन फट गई और सब लोग नीचे गिर गए। मैंने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से आसपास स्कैन किया। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था, हर जगह ट्रैप लगे थे। तभी क्लियर सोर्स सिटी का एक लड़का बोला, हम सब एक ही शहर से हैं, साथ चलना चाहिए। असल में वो मुझे आगे करके ट्रैप चेक करवाना चाहते थे। मैंने सोचा उन्हें थोड़ा डराऊं, लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं बोला, खूंखार जानवर अकेले चलते हैं, झुंड में सिर्फ भेड़ें चलती हैं। तभी अचानक मैकेनिकल पपेट्स सामने आ गए। सब घबरा गए, क्योंकि सबसे कमजोर पपेट भी लेवल एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन मैं वही खड़ा रहा। एक पपेट ने मुझ पर हमला किया और अगले ही पल मैंने उसका मुक्का नंगे हाथ से रोक लिया। सबके चेहरे उतर गए। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे तोड़ दिया। लेकिन बाकी लोग सोच रहे थे कि वो पपेट पहले से खराब होगा। तभी यंग मास्टर लिन खुद आगे आया, देखो मैं कैसे पार करता हूं। लेकिन अगले ही पल एक पपेट ने उसे थप्पड़ मारकर दीवार में दे मारा। सब डर गए। ये लेवल 1 नहीं, लेवल 2 पपेट्स है। लेकिन मैं बोर हो चुका था। मेरे लिए वो पपेट्स खिलौनों जैसे थे। उधर कंट्रोल रूम में इंस्ट्रक्टर्स हैरान थे। ज्यादातर पपेट्स जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या सिस्टम खराब हो गया? असल में मैं एक एक करके सब तोड़ता जा रहा था। आखिर मैं रास्ते के अंत तक पहुंच गया और दरवाजा खुल गया। मैंने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या तुम पहले लेवल के बॉस हो? चलो लड़ते हैं। वो घबरा गया। क्या? मैं एग्जामिनर हूं। उधर 2 चीफ इंस्ट्रक्टर्स बाकी एग्जाम एरिया देख रहे थे। उन्हें इस साल के स्टूडेंट्स खास पसंद नहीं आ रहे थे। तभी अचानक खबर आई कि एक इंस्ट्रक्टर घायल हो गया है। मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया और बेहोश एग्जामिनर को घसीटता हुआ लाया। सब हैरान रह गए। तुम क्लियर सोर्स सिटी के नहीं हो। फिर कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं लुएन हूं, व्हाइट रिवर सिटी से। एक चीफ इंस्ट्रक्टर ने मेरी मानसिक जांच की, लेकिन कुछ गलत नहीं मिला। फिर उसने कहा कि मैं कैफेटेरिया में जाकर इंतजार करूं। उधर वो लोग मेरा डेटा चेक करने लगे। इसके एट्रीब्यूट्स अभी साफ नहीं हैं। इसे सीड प्लेयर की तरह ट्रीट करो। मैं आखिरकार कैफेटेरिया पहुंचा। मैंने कहा, 10 प्लेट और लाओ।
तभी एक लड़की मेरे पास बैठने आई, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे डर था कहीं वो मेरा खाना न खा जाए। वो यांग युआन थी, मेरे शहर की अकेली दूसरी स्टूडेंट। उसने बताया कि हर साल व्हाइट रिवर सिटी से लोग यहां आते हैं, लेकिन कोई पास नहीं कर पाता क्योंकि यहां हर चीज पॉइंट से मिलती है। और इस बार सिर्फ 3 लोगों के पास शुरुआत में पॉइंट्स थे, और वो तीनों सुपर जीनियस थे। यांग युआन बोली कि जिन 3 लोगों ने अपनी खास ताकतें जागृत की हैं, वो बहुत कम है, लेकिन एक चौथे इंसान की भी अफवाह चल रही है, जो बहुत हिंसक है और एग्जाम के दौरान इंस्ट्रक्टर्स पर हमला कर देता है। मेरे बारे में ऐसी बातें सुनकर मेरा ड्रिंक ही निकल गया। मुझे देखकर यांग युआन हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि यहां हर कोई सुपर जीनियस है। व्हाइट रिवर सिटी में मैंने चाहे कितना भी नाम कमाया हो, लेकिन यहां मैं बस एक आम इंसान जैसा हूं। लेकिन तभी अचानक कई लोग उसके पीछे आकर खड़े हो गए। लुएन, एंट्रेंस टेस्ट में तुमने 88 पपेट्स तोड़ दिए और एक इंस्ट्रक्टर को अस्पताल पहुंचाया, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ ही देर में यह खबर पूरे कैंप में फैल गई। गाइडेंस रूम में चीफ इंस्ट्रक्टर मुझे करीब 2 मिनट तक घूरती रही। तुम्हें पता है तुमने हमारी 88 मशीनें तोड़ी हैं, हर मशीन की कीमत कम से कम 1 करोड़ है। लेकिन फिर उसने कहा कि चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि इसे टेस्ट के दौरान हुआ नुकसान माना जाएगा और मुझे इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तभी 3 और स्टूडेंट अंदर आए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा असेसमेंट रिवॉर्ड है। यहां जितने ताकतवर हो उतने ज्यादा रिसोर्स मिलते हैं। मैंने कार्ड देखा और पूछा, मेरा कार्ड सफेद क्यों है? क्या ये खाली है? उन्होंने समझाया, बीस्ट मीट खाने के 5 पॉइंट लगते हैं, ट्रेनिंग रूम 10 पॉइंट प्रति घंटा, इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग 30 पॉइंट और चीफ इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग 100 पॉइंट। मैं बोला, तो ये बस खाने का कार्ड है? एक लड़का चिढ़कर बोला, तुम्हारे कार्ड में 1000 पॉइंट है और फिर भी नखरे कर रहे हो। बाकी लोग ये सुनकर नाराज हो गए। ये तो साफ फेवरेटिज्म है। एक और बोला, इंस्ट्रक्टर्स कम से कम लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्हें घायल करने के लिए लेवल 4 जैसी ताकत चाहिए। मैं ये मानने वाला नहीं। फिर वो मेरी ताकत टेस्ट करने आगे बढ़ा। हालांकि कैंप में आपस में लड़ाई मना थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसे नहीं रोका। उस लड़के ने अपनी स्किल एक्टिवेट की, पेट्रिफिकेशन डिफेंस। मैंने बस अपनी उंगली उसके माथे पर हल्के से मारी और अगले ही पल वो उड़कर बेहोश हो गया। मैंने इंस्ट्रक्टर से कहा, इसने खुद कहा था। बाकी दोनों स्टूडेंट्स पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं भी उनकी तरह एक स्टूडेंट हूं। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुझे रोका। उसने कहा कि अगर मैं अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करूं तो वो खुद मुझे ट्रेनिंग दे सकती है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे लिए ज्यादा जरूरी चीज थी सोना। सबके जाने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर बोली, याद है शांगपी, वो भी कभी ऐसा ही जीनियस था। लेकिन सिर्फ ताकत से कोई हमेशा मजबूत नहीं रहता। जो लोग सिर्फ अपनी ताकतवर टैलेंट पर भरोसा करते हैं, वो आखिर में पीछे रह जाते हैं। उसे लग रहा था कि शायद मेरा भी वही हाल होगा। उधर मैं फिर अपने सपनों में एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। इस बार दुश्मन बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी सारी ताकत और चालें इस्तेमाल की, तब जाकर मुकाबला बराबरी पर आया और आखिर में साथ मरने जैसी हालत में जाकर ही मैं उसे मार पाया। असल में वो ज़ॉम्बी अपनी जिंदगी में लेवल 6 का क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। अगर आखिर में मैंने अपनी मानसिक शक्ति से खुद को बचाया नहीं होता तो मैं खत्म हो जाता। उसके मरते ही उसकी सारी तकनीकें, बॉडी मूवमेंट्स, फिस्ट टेक्निक्स और स्पीयर स्किल्स मेरी यादों में आ गई। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूं। फिर मेरी चेतना के अंदर कुछ टूटा सा महसूस हुआ और मैं खुशी से भर गया। मेरी मानसिक शक्ति आखिरकार ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। मैंने तुरंत अपना डेटा चेक किया। अब मेरा एक्सेस लेवल 3 हो चुका था। भविष्य में मेरी सबसे ऊंची मिलिट्री रैंक मेजर जनरल थी। मैं 156 साल तक जिंदा रहा था और 65 की उम्र से पहले लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। अब मेरे पास ज्यादा जानकारी का एक्सेस था। मैंने उन तीनों टेक्निक्स के एडवांस चैप्टर्स पढ़े जो मैं सीख रहा था। वो सच में बेहद ताकतवर थी। तभी मेरी नजर एक किताब पर पड़ी, डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग। ये एक लेवल 11 एक्सपर्ट ने बनाई थी। मैंने सोचा वो इंसान सच में जीनियस रहा होगा, लेकिन इतनी ताकतवर सभ्यता भी खत्म हो गई। इसलिए मुझे हर सेकंड खुद को और मजबूत बनाना होगा। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। उधर चीफ इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग में चार्लिन तेजी से लेवल 1 माइंड वीवर बनने के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति में एक कमजोरी थी, शायद किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से।
उधर पूरे महीने बाकी सारे स्टूडेंट्स कड़ी ट्रेनिंग करते रहे और मैं हर दिन डॉर्म में सोता रहता था। अब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी। बाकी स्टूडेंट सोचते थे कि मेरा समय खत्म हो चुका है। उन्हें लगता था कि मैं जानबूझकर रहस्यमयी बनने का नाटक कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ यांग युआन को मुझ पर भरोसा था। तभी अचानक हॉलवे में शोर मच गया। चिया योंग 4 फोल्ड ग्रेविटी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सब लोग देखने भागे। ज्यादातर लोग एक फोल्ड ग्रेविटी भी ज्यादा देर नहीं झेल पाते थे। चिया योंग लोगों की भीड़ देखकर खुश हो रहा था। वो सोच रहा था, पहले शायद तुम मुझसे बेहतर थे, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूं। तभी मैं पीछे से आ गया। मैंने पूछा, यही ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम है? चलो रिजल्ट टेस्ट करते हैं। पहले 3 घंटे से शुरू करते हैं। सब हंसने लगे। पूरा महीना सोया है और सोचता है मजबूत बन जाएगा। लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। एक इंस्ट्रक्टर बोला, बिना वार्म अप के अंदर मत जाना, दिल फट जाएगा। 2 मिनट तक मैं बिल्कुल नहीं हिला। फिर अचानक मैं डबल ग्रेविटी में कूदने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। चिया योंग का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत ग्रेविटी बढ़ाकर 4 फोल्ड कर दी। अब मैं एक घुटने पर आ गया। वो हंसने लगा। देखा, अब नहीं सह पाएगा। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे बदल गए। मैं सिर्फ 2 उंगलियों से पुलअप्स कर रहा था। सब चिल्ला उठे, ये इतना मजबूत कैसे है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर 4 फोल्ड ग्रेविटी का आदी हो चुका है। मैंने फिर बटन दबाया। अब ग्रेविटी और बढ़ गई। पूरा कमरा स्टूडेंट से भर गया। सब चिल्ला रहे थे। वो वापस आ गया। अब मैं 5 फोल्ड ग्रेविटी में भी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स कर रहा था। लेकिन मुझे लगा ये अभी काफी नहीं है। सबको लगा मैं ग्रेविटी कम करने जा रहा हूं। लेकिन मैंने उसे और बढ़ा दिया। सब घबरा गए। ये पागल है क्या? जल्दी चीफ इंस्ट्रक्टर को बुलाओ। जब तक लोग समझते, मैं 8 फोल्ड ग्रेविटी तक पहुंच चुका था। तभी मेरे शरीर में डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग एक्टिवेट हो गया। मेरी वाइटल एनर्जी करीब 10% बढ़ गई और शरीर अंदर से रिपेयर होने लगा। मैंने सोचा, चलो देखते हैं मेरी असली लिमिट क्या है। अब आसपास खड़े लोग भी उस ग्रेविटी की वजह से घुटनों पर आने लगे। अंदर फर्श तक टूटने लगा था। मेरा खून जमता हुआ महसूस हो रहा था और हड्डियां चरमराने लगी थी। लेकिन मैं जानता था, भविष्य वही बदलता है जो अपनी लिमिट तोड़ सके। आखिरी बची चेतना के साथ मैं खड़ा हुआ और मन में बोला, मैं भविष्य के आगे नहीं झुकूंगा। 2 मिनट बाद मैं ग्रेविटी रूम से बाहर निकला और मुझे पता चला कि 10 फोल्ड ग्रेविटी का रिकॉर्ड तोड़ने पर मुझे 4000 पॉइंट मिले हैं। सब लोग हैरान थे। अगर ये सिर्फ स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है, तो फिर इसने ग्रेविटी रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? तभी किसी ने देखा, लगता है वो अब एजिलिटी रूम की तरफ जा रहा है। यांग युआन को लगने लगा था कि अब वो मेरे लेवल की नहीं रही। उधर रेड हेयर इंस्ट्रक्टर चेन की ट्रेनिंग में दिन रात मेहनत कर रहा था और अपनी स्पीड टैलेंट पर गर्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स और चीफ इंस्ट्रक्टर्स किसी दूसरे कमरे के बाहर खड़े हैं। उसे पता चला कि मैं एजिलिटी रूम में गया हूं। वो हंस पड़ा, ये स्लिप गॉड मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। उधर मैं अंदर पूरी ताकत से हजारों लेजर बीम से बच रहा था। सब हैरान थे, क्या ये पहली बार में ही ऐसा कर रहा है? जब रेड हेयर को पता चला कि मैंने 10 फोल्ड ग्रेविटी पार कर ली है, उसकी आंखें फटी रह गई। यहां तक कि इंस्ट्रक्टर्स भी हैरान थे। मेरे मूवमेंट्स किसी अनुभवी सैनिक जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भविष्य देख सकता हूं। मैंने सिर्फ 2 मिनट में सेकंड टियर पास कर लिया। फिर मैंने थर्ड टियर चालू कर दिया, जहां हर दिशा से लगातार हमले हो रहे थे। अब मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। इंस्ट्रक्टर चेन फिर चौंक गया। ये तो मास्टरी लेवल है, जहां मैं 22 साल की उम्र में पहुंचा था। फिर मैंने विंड ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट की और हवा की तरह गायब हो गया। कुछ ही देर में सारी लाइट्स बंद हो गई। मतलब मैंने थर्ड टियर भी पास कर लिया था। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने फोर्थ टियर शुरू कर दिया। अब चारों तरफ छोटे रोबोट्स थे जो हर तरफ से लेजर चला रहे थे। लेकिन मेरी स्पीड अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए मैंने डिवाइन इल्यूमिनेशन और अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। अब समय मुझे धीमा महसूस होने लगा। चीफ इंस्ट्रक्टर चौंक गई, तो तुम सच में माइंड वीवर हो? तभी उसकी आत्मिक शक्ति मेरी तरफ आई। मैं हंसकर बोला, अब छिप नहीं सकता, और मैंने एक ही वार में उसकी शक्ति को काट दिया। वो हैरान रह गई। इसकी मानसिक शक्ति मेरी बराबरी की है। मुझे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ टेम्पोरल सेंस एक्टिवेट करने से इतनी ज्यादा मानसिक शक्ति खर्च हो जाएगी। लगता है फोर्थ टियर अगली बार ही पूरा कर पाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ 56% तक ही पहुंच पाया था। उधर रेड हेयर का दिमाग ही घूम गया था। वो सोच रहा था, क्या कोई स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट ऐसा भी कर सकता है? फिर चीफ इंस्ट्रक्टर मुझे कमांड रूम में ले गई
उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला। उन्हें लग रहा था कि मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड लेवल टियर 3 से ऊपर पहुंच चुका है, वरना मैं इतनी ग्रेविटी झेल ही नहीं सकता था। अगले ही पल उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और टेस्ट में मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू निकला 124। मतलब मैं अब ऑफिशियली टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट था। चीफ इंस्ट्रक्टर हैरान रह गई। 10 साल से ज्यादा हो गए, इतना कम उम्र का टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। फिर बारी आई कॉम्बैट पावर टेस्ट की। मैंने सोचा चलो देखते हैं मेरी लिमिट कहां तक है। मैंने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की, ब्रेथ ऑफ फ्लेम, एटफोल्ड कांस्टेंट स्टार पंच। जैसे ही मैंने हमला किया, पूरा कमांड रूम हिल गया और अगले ही पल स्क्रीन पर नंबर आया 27,920। इंस्ट्रक्टर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। एक टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन ताकत टियर 5 जैसी। फिर चीफ इंस्ट्रक्टर एक खास क्रिस्टल लेकर आई। यह क्रिस्टल मानसिक शक्ति टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक वैसे ही जैसे वाइटल एनर्जी टेस्ट होती है। असल में चीफ इंस्ट्रक्टर खुद भी एक सुपर जीनियस थी। कम उम्र में ही उसकी मानसिक शक्ति 109 इंटेंसिटी और 4.2 प्योरिटी तक पहुंच चुकी थी। मैंने क्रिस्टल हाथ में लिया और सोचा देखते हैं मेरी मानसिक शक्ति कितनी बढ़ी है। जैसे ही क्रिस्टल चमका, चीफ इंस्ट्रक्टर की सांस अटक गई। मेरी मानसिक शक्ति की प्योरिटी 20.3 थी, यानी उससे 5 गुना ज्यादा। मानसिक शक्ति को थोड़ा सा भी शुद्ध करना बहुत मुश्किल माना जाता है, जैसे किसी बड़े तौलिए को सिक्के जितना छोटा करना। अब जीनियस शब्द भी मेरे लिए छोटा पड़ चुका था। फिर उसने अपने गले से एक पेंडेंट उतारकर मुझे दिया। उसने कहा इसे माइंड वीवर एसोसिएशन में ले जाना, वहां तुम्हें ट्रेनिंग के लिए ढेर सारे रिसोर्स मिलेंगे, क्योंकि इतने टैलेंट वाला माइंड वीवर कई दशकों में एक बार ही पैदा होता है। ड्रैगन कंट्री जैसी बड़ी जगह में भी 1% से कम लोग माइंड वीवर बन पाते थे। इसके बाद इंस्ट्रक्टर चेन ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया। उसमें 50 लाख थे, ग्रेजुएशन बोनस के तौर पर। असल में वो भी चाहते थे कि मैं उनके ईस्ट कॉम प्रोविंस टैलेंट कैंप को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि आगे होने वाला जनरल स्टार सिलेक्शन बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें वही लोग जाते थे जो लाखों में एक टैलेंट माने जाते हैं और जिसे जनरल स्टार का दर्जा मिल जाए, उसके ग्रैंड मास्टर बनने के चांस लगभग पक्के माने जाते थे। इस तरह मैं कैंप का टॉपर बनकर ग्रेजुएट हुआ। जब मैं घर लौट रहा था, तभी अचानक रेड रिवर मार्शल आर्ट स्कूल का बोर्ड नीचे गिर गया। मतलब अंदर कुछ गड़बड़ थी। असल में गेबा मार्शल आर्ट स्कूल का मालिक मौका देखकर रेड रिवर स्कूल को चुनौती देने आ गया था, क्योंकि रेड रिवर स्कूल ने अपने विज्ञापनों में मेरा नाम इस्तेमाल किया था और उसके कई स्टूडेंट्स भी छिन गए थे। इस वजह से गेबा ने ठान लिया था कि वो रेड रिवर स्कूल को खत्म करके रहेगा। लेकिन नानजियांग भी कमजोर नहीं था। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पूरी ताकत से लड़ने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे अपनी लाइफ फोर्स ही क्यों न जलानी पड़े। ये देखकर गेबा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अचानक उसने जमीन तोड़ते हुए हमला रोक दिया और बोला, नानजियांग, अच्छे से मान जाओ वरना बुरा होगा। फिर उसने जोरदार हथेली का वार किया, लेकिन नानजियांग, जिसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, वो भी उसका एक वार नहीं रोक पाया और करीब 25 मीटर दूर जा गिरा। नानजियांग हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गेबा अब टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका होगा। गेबा हंसते हुए बोला, 2 साल पहले मैं तुमसे हार जाता था, लेकिन अब मैंने जान लगाकर ट्रेनिंग की है। और तुम तो बच्चों को पंच सिखाने में लगे रहे। मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। अब हालात ऐसे हो गए थे कि नानजियांग को अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल बंद करना पड़ता। हालांकि वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे ये सब सहना पड़ रहा था। उधर गेबा सोच रहा था कि अब वो पूरे व्हाइट रिवर सिटी के मार्शल आर्ट स्कूल्स पर राज करेगा। वो बड़ा आदमी चाहता था कि अकेडमी हमेशा के लिए बंद हो जाए। निहोंगवान ने आखिरकार हार मान ली और कहा कि वो खुद मार्शल एसोसिएशन जाकर अकेडमी को ऑफिशियली बंद करवा देगा। ये सुनकर निशुआंग रोने लगी। उधर ली ताइशान को लगा कि निशुआंग का पिता सच में अपने वचन का पक्का आदमी है। मामला खत्म समझकर वो जाने ही वाला था कि तभी लू शांग वहां पहुंच गया। शांग ने कहा कि इतनी अच्छी अकेडमी बंद नहीं होनी चाहिए, वरना उसके पास ट्रेनिंग करने की जगह ही नहीं बचेगी। निशुआंग समझ नहीं पा रही थी कि शांग अचानक यहां क्यों आया। शांग ने उसे नमस्ते किया और तभी ताइशान के लोगों को समझ आया कि उनके स्टूडेंट्स जिस लड़के की वजह से अकेडमी छोड़ रहे थे वो यही है। लेकिन ताइशान ने तुरंत उन्हें चुप करा दिया। सिर्फ लू शांग की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही उसे समझ आ गया था कि ये लड़का कोई साधारण टैलेंट नहीं है। वो बोला, चिंता मत करो, ताइशान मार्शल आर्ट्स अकेडमी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। फिर उसने हांगचुआन अकेडमी का मजाक उड़ाते हुए कहा, उसका मास्टर तो मेरा एक मुक्का भी नहीं रोक पाया। उसने शांग को अपनी अकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और कहा कि वो उसे ताइशान की सीक्रेट टेक्निक भी सिखाएगा। शांग थोड़ा हैरान हुआ। ताइशान बोला, ये एक बहुत खास टेक्निक है, इसे हर किसी को नहीं सिखाया जाता,
जो इसे सीख लेता है उसका शरीर बेहद मजबूत और लगभग अजेय हो जाता है। उसने गर्व से कहा कि उसकी डिफेंस बहुत कम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन शांग को शक हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताइशान इतनी खास टेक्निक उसे क्यों सिखाना चाहता है। ताइशान ने साफ कहा, बस मेरी अकेडमी ज्वाइन कर लो। शांग ने पूछा, लेकिन आप मुझे ये सिखाएंगे कैसे? इतने सवाल सुनकर ताइशान चिढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लू शांग ने अपनी एनर्जी रिलीज की और महसूस किया कि ताइशान सच में बहुत मजबूत और सख्त है। फिर भी उसने एक मुक्का मारा और ताइशान सीधे जमीन पर जा गिरा। वो लुढ़कते हुए घुटनों के बल आ गया। इसके बाद शांग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जो खुद घुटनों पर है वो दूसरों को क्या सिखाएगा? ताइशान के लोग दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 18 साल का लड़का ताइशान को हरा सकता है। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और वहां से ले गए। उधर निशुआंग तुरंत अपने पिता के पास भागी और देखने लगी कि वो ठीक है या नहीं। तभी लू शांग उसके पास आया और हाथ बढ़ाकर पूछा, तुम ठीक हो? निशुआंग के गाल लाल हो गए, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है। फिर शांग ने उसके पिता से कहा, अकेडमी बंद मत कीजिए, मेरे घर के पास दूसरी कोई अकेडमी नहीं है। निहोंगवान तुरंत बोला, हम कभी इसे बंद नहीं करेंगे। वो शांग का बहुत आभारी था और बोला कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। लेकिन शांग ने कहा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर उसने कहा, लेकिन मैं हमेशा इस अकेडमी की रक्षा नहीं कर सकता। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, इसलिए आपको खुद मजबूत बनना होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। निहोंगवान अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक मुक्के में हार गया। उसे शांग बहुत डरावना लगने लगा। वो सोचने लगा, आखिर ये लड़का असल में किस लेवल का है? निशुआंग को याद आया कि सिर्फ 3 महीने पहले शांग टियर 2 पर था। फिर कहानी शांग के घर पहुंचने पर शिफ्ट होती है। उसकी मां ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? शांग ने कहा, रास्ते में कुछ लोग बूढ़ों और कमजोर लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। उसकी मां तुरंत घबरा गई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन उसके पिता शांत थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा अब मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। जब उसकी मां उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, तब उसके पिता गर्व से उसे देख रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा कमजोर लोगों की मदद करता है। उन्होंने कहा, एक दिन तुम जरूर मॉन्स्टर से भी लड़ोगे। किंचे ने पूछा कि शांग ने जो मांस भेजा था वो किस जानवर का था, क्योंकि उसे खाने के बाद उनके पिता की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। उसे डर था कि कहीं शांग वो मांस ट्रेनिंग कैंप से चुराकर तो नहीं लाया। लेकिन शांग ने समझाया कि वो उसे इनाम में मिला था। फिर उसकी मां ने पूछा, ट्रेनिंग कैंप बहुत मुश्किल था क्या? वो अब भी अपने बेटे को लेकर परेशान रहती थी। लेकिन उसके पिता बोले, तुम जरूरत से ज्यादा चिंता करती हो। फिर उन्होंने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि इसके दिल में कुछ बहुत गहरा छिपा है और एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये सुनकर शांग खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसे और ज्यादा मजबूत बनना होगा ताकि ऐसे अच्छे दिन हमेशा बने रहें। सबसे ज्यादा वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था। फिर कहानी सपनों की दुनिया में चली जाती है। शांग एक विशाल ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। उसने एक ही वार में उसके शरीर में बड़ा सा छेद कर दिया। अब वो उन ज़ॉम्बीज को भी एक मुक्के में हरा सकता था जो पहले लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट रह चुके थे। जब वो उस बेस के बीच में पहुंचा तो उसे वही डरावना ज़ॉम्बी याद आया जिसकी आभास सबसे खतरनाक थी। वो सोच रहा था कि शायद पहले हालात को समझ लेना बेहतर होगा। लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया और तुरंत उसकी तरफ छलांग लगा दी। शांग किसी तरह उसका हमला रोक पाया। उसे महसूस हुआ कि उस ज़ॉम्बी की ताकत बेहद खतरनाक है, इतनी कि एक लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट भी उसे सह नहीं सकता। शांग समझ गया कि ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक पुराने मार्शल मास्टर का ज़ॉम्बी है। उसने अपनी क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक से खुद को संभाला, लेकिन वो डरकर पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लड़ाई जारी रखी। उसने तुरंत विंड ब्रीदिंग एक्टिवेट की और अपनी ताकत को 6 गुना बढ़ाकर स्टेलर इंपैक्ट इस्तेमाल किया। लेकिन वो चौंक गया। उसके हमले का ज़ॉम्बी पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो डरते हुए पीछे हट गया क्योंकि उसने अभी तक अपनी लगभग सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि सामने सच में एक पुराने मार्शल मास्टर का ज़ॉम्बी खड़ा है। इसलिए उसने तुरंत फायर ब्रीदिंग एक्टिवेट की और स्टेलर इंपैक्ट को 10 गुना तक बढ़ा दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा ज़ॉम्बी किसी अदृश्य ढाल का इस्तेमाल कर रहा है। उसे याद आया कि मार्शल मास्टर्स के पास एक खास फोर्स फील्ड होती है। इतनी ताकतवर की गोलियां भी उसे पार नहीं कर सकती, और वही फोर्स फील्ड उस ज़ॉम्बी के आसपास भी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो ज़ॉम्बी खुद उस पर हमला ही नहीं कर रहा था। उसमें मारने की कोई नियत नहीं दिख रही थी। शांग गुस्से में भर गया। वो उस वक्त उस ज़ॉम्बी को हराने का कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पा रहा था। असल में वो उस ज़ॉम्बी को 1% भी डैमेज नहीं दे पाया था। उल्टा उसे तो ये सोचकर राहत मिल रही थी
कि वो ज़ॉम्बी उसे अभी असली दुश्मन मान ही नहीं रहा। वो बस खुद को बचा रहा था, हमला तक नहीं कर रहा था। तभी शांग को एहसास हुआ कि दोनों दुनियाओं का रैंक सिस्टम बिल्कुल अलग है। उसकी दुनिया में जहां रैंक 7 पर पहुंचते ही इंसान मार्शल मास्टर कहलाता था, वहीं सपनों की दुनिया में रैंक 6 वाला अभी सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। लेकिन शांग हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि अगर वो उस बूढ़े ज़ॉम्बी को हरा दे तो उसे एक मार्शल मास्टर की सारी यादें और अनुभव मिल जाएंगे। इसलिए उसने लगातार उस पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उस बूढ़े की फोर्स फील्ड पूरी तरह अजेय नहीं है। धीरे धीरे वो थोड़ी कमजोर हो रही थी। शांग को लगा कि अगर वो लगातार दबाव बनाए रखे तो शायद उसे मौका मिल जाए। लेकिन उसकी अपनी एनर्जी खत्म होने लगी थी। वो नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक से रिकवर तो कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि पीछे हटे या लड़ाई जारी रखे। तभी उसे अपनी मानसिक शक्ति याद आई। अब तक उसने उसे कभी सीधे लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसने कोई मानसिक कॉम्बैट टेक्निक नहीं सीखी थी। वो बस उसे सपोर्ट और शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द हेल किंग सीखने के बाद वो उन शक्तियों को लगभग भूल ही गया था। फिर उसने सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए। हालांकि वो अभी अपनी मानसिक शक्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद इससे थोड़ी मदद मिल जाए। उसने फिर से ज़ॉम्बी पर हमला किया और इस बार कुछ असर हुआ, लेकिन वो अभी भी काफी नहीं था। तब शांग ने अपनी सारी मानसिक शक्ति झोंक दी। आखिरकार वो उस फोर्स फील्ड में दरार डालने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था। शांग ने पूरी ताकत लगा दी। उसने मानसिक शक्ति, फायर ब्रीदिंग, 10 फोल्ड स्टेलर इंपैक्ट और अपनी परफेक्ट फिस्ट टेक्निक सबको एक साथ इस्तेमाल किया। फिर अपनी पूरी ताकत के साथ वो बूढ़े ज़ॉम्बी पर टूट पड़ा और आखिरकार उसने ज़ॉम्बी की फोर्स फील्ड तोड़ दी। पहली बार उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर हैरानी दिखी। शांग किसी भी कीमत पर उसकी सारी ताकत और यादें हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर शांग उलझन में पड़ गया। अचानक उसके दिमाग में यादें आने लगी। उस ज़ॉम्बी का नाम था शी शांगनिंग। जब वो मार्शल मास्टर बना था तब तक दुनिया पहले ही तबाही में डूब चुकी थी। किसी तरह उसने अपने परिवार के लिए एक एयरशिप का इंतजाम किया ताकि वो लोग बचकर निकल सकें। उसकी बेटी रो रही थी क्योंकि वो खुद उनके साथ नहीं जा सकता था। एक मार्शल मास्टर होने के नाते उसे आखिरी समय तक फ्रंटलाइन पर लड़ना था। फिर शांग ने देखा कि शांगनिंग एक लेवल 9 मॉन्स्टर से लड़ रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर उसने उसे हराया भी। उसे लगने लगा था कि शायद इंसानों के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। उसी दौरान उसने मास्टर वोंग ही के हमलों को देखकर एक नई मार्शल आर्ट भी सीख ली। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। उसे समझ आ गया कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। उस मार्शल मास्टर की पूरी जिंदगी देखने के बाद लू शांग गहरी सांस लेने लगा। इतनी बड़ी मात्रा में यादें उसने पहले कभी एब्जॉर्ब नहीं की थी। उसे लगा कि शांग निंग की जिंदगी सच में शानदार थी। वो एक फिस्ट स्टाइल मार्शल आर्टिस्ट था और अब उसकी सारी प्रतिभा लू शांग की हो चुकी थी। इसके बाद शांग की फिस्ट मार्शल आर्ट्स तेजी से बढ़ने लगी। वो मैक्सिमम डिसर्नमेंट स्टेज तक पहुंच गया और फिर प्रोफाउंड कंट्रोल स्टेज में प्रवेश कर गया। ये वही लेवल था जहां तक शांग निंग अपनी पूरी जिंदगी में पहुंचा था। तभी शांग को एक बात याद आई। शांग निंग अपनी यादों में अपनी पत्नी और बेटी के अलावा जिस नाम का सबसे ज्यादा जिक्र करता था वो था वोंग ही। यही वो इंसान था जिसने स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट बनाई थी। वोंग ही कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे ईस्टर्न मैलेवोलेंट सन के नाम से जाना जाता था। यहां तक कि रैंक 7 मार्शल मास्टर शांग निंग भी उसकी इज्जत करता था। शांग को समझ आया कि शांग निंग ने वोंग ही का एक हमला देखकर प्रेरणा ली थी और उसी से अपनी नई मार्शल आर्ट बनाई थी। लेकिन वो यादें उसे तुरंत नहीं मिली, जैसे वो शांग निंग के दिमाग की गहराई में दबी हुई हो। आखिरकार उसे एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ वो सीधे उस याद के अंदर खिंच गया। उसने देखा शांग निंग एक विशाल राक्षस के सामने खड़ा है। उसकी एनर्जी इतनी भयानक थी कि आसपास सब कुछ फटता हुआ लग रहा था। यह देखकर लू शांग पूरी तरह दंग रह गया। पुरानी कथाओं के अनुसार स्वर्गीय सम्राट के पुत्र को गोल्डन क्रो कहा जाता है। गोल्डन क्रो सूरज को आसमान में चलाने का काम करता है। हर गोल्डन क्रो एक सूरज का प्रतीक होता है और जब एक साथ 10 सूरज आसमान में दिखाई दिए थे तब नदियां सूख गई थी, धरती फट गई थी और पूरी दुनिया जलने लगी थी। कोई भी जीव उन 10 सूरजों के नीचे जिंदा नहीं रह सकता था। जो चीज शांग देख रहा था वो शांग निंग की पूरी जिंदगी की सबसे ताकतवर कला थी। एक ऐसी तकनीक जिसे वो रैंक 8 ग्रैंडमास्टर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उस तकनीक का नाम था द सन्स अंडर द सैम स्काई। अब वो ताकत लू शांग की हो चुकी थी। इसके बाद कहानी वापस लू शांग के घर पर आती है। उसे महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति बदल चुकी है। जब उसने उसे इकट्ठा करके देखा तो वो खुद चौंक गया। उसकी मानसिक शक्ति की मात्रा पहले जैसी ही थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर पहले किसी की मानसिक शक्ति हवा या पानी जैसी थी तो उसकी अब शुद्ध स्टील से बनी ठोस गेंद जैसी हो चुकी थी। रूप वही था, लेकिन ताकत बिल्कुल अलग। लेकिन अब उसकी मानसिक शक्ति की क्वालिटी और मजबूती पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अचानक कमरे के सामान हवा में तैरने लगे। यहां तक कि शांग खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वो सिर्फ हल्का सा हाथ लगाकर भारी चीजों को उठा सकता था। उसकी मानसिक शक्ति अब पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। साधारण मार्शल आर्टिस्ट ऐसी ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से ही वो एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट को कुचल सकता है। लेकिन उसे एक और चीज महसूस हुई। उसके शरीर के आसपास एक हल्की सी फोर्स फील्ड बन रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस मार्शल मास्टर ज़ॉम्बी के पास थी। हालांकि अभी वो सिर्फ एक पतली परत थी, लेकिन शांग समझ गया कि अगर वो उसमें और मानसिक शक्ति डाले तो उसे और मजबूत बना सकता है। वो अभी उस ज़ॉम्बी की फोर्स फील्ड जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि ये एक बीज की तरह है और एक दिन यही बीज एक विशाल पेड़ बनेगा। शांग को यकीन था कि वो एक दिन वही मार्शल मास्टर बनेगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। इसके बाद कहानी फिर बदलती है। शांग एक कुर्सी पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। वो लड़की देर से आने वाली थी क्योंकि शांग अब ट्रेनिंग कैंप छोड़ चुका था। अब उसे रोज मॉन्स्टर मीट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे टॉनिक्स की जरूरत थी और उसी वजह से वो उससे मिलने आया था। जब वो लड़की वहां पहुंची तो भागते हुए आने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। वो हैरान थी क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने बैठा लड़का सच में सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसे लगा था कि यह काम बहुत आसान होगा। शांग ने उसे बैठने को कहा। उसने सुना था कि इस रेस्टोरेंट का मांस बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसने उसे साथ में लंच करने का ऑफर दिया। लड़की ने मना नहीं किया और बैठ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। तभी लू शांग ने रेस्टोरेंट का सबसे महंगा मांस पूरी 40 प्लेट ऑर्डर कर दी। लड़की मन ही मन सोचने लगी, क्या ये इंसान है या घोड़ा? लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, शायद इतना खाना उनके लिए नॉर्मल हो। फिर अचानक उसे याद आया कि इतने खाने का बिल कितना आएगा, और वो मन ही मन दुआ करने लगी कि कहीं शांग उससे पैसे देने को न कह दे। तभी शांग ने उससे पूछा, तुम कुछ लोगी? वो जवाब देने ही वाली थी कि उससे पहले ही शांग ने वेटर से कहा, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, जल्दी खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब लड़की को लगने लगा था कि शांग थोड़ा बदतमीज भी है और सच कहें तो उसे बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन असली बात यह थी कि लू शांग को पहले से ही उसके बारे में सब कुछ पता था। उसके परदादा ने कभी लाओ जान मेडिसिन शॉप में एक छोटे से शागिर्द के तौर पर काम शुरू किया था। फिर अपनी मार्शल आर्ट्स और अल्केमी की जबरदस्त प्रतिभा की वजह से वो एक रैंक 5 अल्केमिस्ट बन गए और बाद में उन्होंने शिंगशान मेडिसिनल हॉल की स्थापना की। आज उनकी कुल 213 शाखाएं थी। शुरुआत में शिंगशान मेडिसिनल हॉल बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उसका मैनेजमेंट कमजोर पड़ गया और बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। हेलिंग्स वू हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांग को उसके परिवार के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है, क्योंकि ये सारी जानकारी तो इंटरनेट पर भी मिल सकती थी। तभी अचानक शांग का सारा ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया और उसे देखते ही शांग का चेहरा खिल उठा। फिर वो तुरंत खाने पर टूट पड़ा। लू शांग खाना खाते हुए बता रहा था कि हेलिंगसू ने अपनी मां को कभी देखा तक नहीं। उसने साफ कहा कि हे फैमिली की सोच बहुत पुरानी हो चुकी है और उन्हें बिजनेस संभालना आता ही नहीं। कई सालों से उसकी मां और चेन फैमिली मिलकर उनके मेडिसिनल हॉल को दबा रहे थे। यह सुनकर हेलिंगसू गुस्सा हो गई। वो समझना चाहती थी कि लू शांग आखिर इतनी बड़ी बात किस आधार पर कह रहा है, लेकिन लू शांग आराम से मांस खाते हुए बोला, अगर यकीन नहीं है तो अपने पिता से खुद पूछ लेना। वो आराम से खाना खाता रहा और साथ ही उसके स्वाद की तारीफ भी करता रहा। हेलिंगसू को लगने लगा कि इस लड़के के अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है। इतनी संवेदनशील बातें वो ऐसे कैजुअली कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार उसने माना कि फैमिली बिजनेस की गिरावट उसी समय शुरू हुई थी जब उसकी मां उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद कई महीनों तक उनकी एक के बाद एक दुकानें बंद होती चली गई। हालांकि उसके पिता की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हालात इतने खराब ही नहीं होने चाहिए थे। शांग को पहले से पता था कि हेलिंगसू ने दूसरे बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी ट्राई किए थे, लेकिन उनमें भी वो सफल नहीं हो पाई। ये सुनकर वो सच में हैरान रह गई। लू शांग बोला, मुझे बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की। अब हेलिंगसू को उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। उसने कहा कि वो खुद इसकी जांच करेगी, लेकिन फिलहाल वो उनके बिजनेस कोलैबोरेशन की बात करना चाहती थी। लू शांग ने तुरंत साफ कर दिया, दवाइयों के फॉर्मूले और जरूरी ट्रेनिंग मैं दूंगा और जिनशान मेडिसिनल हॉल प्रोडक्शन और सेल संभालेगा। जहां तक प्रॉफिट की बात है, मुझे 90% चाहिए। यह सुनकर हेलिंगसू पूरी तरह हकी बक्की रह गई। वो बोली, ऐसा है तो सब कुछ ही ले लो। लू शांग ने भी सीधे कहा, सच कहूं तो लेना तो मैं वही चाहता हूं, लेकिन लगा तुम मानोगी नहीं। फिर हेलिंगसू ने मोलभाव शुरू किया। उसने 60%, फिर ज्यादा से ज्यादा 70% तक ऑफर दिया, लेकिन लू शांग बिल्कुल नहीं माना। उसने साफ कहा, 10% तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम करने के लिए काफी है और बाकी 10% उन परेशानियों को संभालने की फीस है जिनसे तुम्हें बचाना पड़ेगा। हेलिंगसू समझ नहीं पाई कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। तब लू शांग ने समझाया, हे फैमिली को राजधानी की चेन फैमिली कई सालों से दबाती आ रही है। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि उनसे बदला लो? जो तुम्हारा है उसे वापस हासिल करो। जैसे ही वो ये बातें कर रहा था, टेबल पर रखा पानी का गिलास अचानक हवा में तैरने लगा, मानो वो उसे अपनी ताकत दिखा रहा हो। यह देखकर हेलिंगसू डर गई। उसे समझ आ गया कि लू शांग एक साइकिक मेंटलिस्ट है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 18 साल का लड़का इतनी सारी शक्तियां रख सकता है। फिर लू शांग ने साफ कहा कि उस मेडिसिनल फॉर्मूले पर रिसर्च उसने खुद की है। उसने पूछा,
क्या तुम्हें इससे ज्यादा फायदे वाला कोई दूसरा सौदा दिख रहा है? अब हेलिंग सू गहरी सोच में पड़ गई। अगर लू शांग की बातें सच थी तो उसे जल्दी या देर से चेन फैमिली का सामना करना ही पड़ता, चाहे वो बदला लेना चाहती हो या नहीं। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरी तरफ वाले उसे छोड़ देंगे। असल में अगर वो लू शांग के साथ काम करती तो यही बात चेन फैमिली के लिए उस पर हमला करने का बहाना बन सकती थी। आखिर में हेलिंग सू को मानना पड़ा कि लू शांग कोई साधारण लड़का नहीं है, वो सच में बेहद खतरनाक और काबिल इंसान था। इसलिए उसने डील मान ली। अब प्रॉफिट का 90% लू शांग को मिलने वाला था। फिर लू शांग ने उसे एक फ्लैश ड्राइव दी जिसमें उस दवाई का पूरा डेटा था। हेलिंग सू ने उम्मीद जताई कि वो अपने वादे पूरे करेगा। लू शांग ने बस इतना कहा, अल्केमिस्ट एसोसिएशन में इसका पेटेंट रजिस्टर करवा देना। अगर किसी चीज में दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। उसे हेलिंग सू की काबिलियत पर भरोसा था। फिर उसने ये भी कहा कि उसे उसका लैब कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना होगा। खाना खत्म होने के बाद वो वहां से चला गया। उधर हेलिंग सू अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसका हाल बुरा हो चुका था। अब उसे समझ आया कि वो किसी आम 18 साल के लड़के से नहीं मिली थी। लू शांग किसी बड़े और बेहद खास इंसान जैसा लग रहा था। यहां तक कि वो उसे मिस ही कहकर बुला रहा था, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। तभी एक वेट्रेस आई और उससे बिल भरने को कहा। आखिर में खाना पूरा लू शांग ने खाया था, लेकिन पैसे हेलिंग सू को देने पड़े। कुल बिल था 1,15,000। और सबसे बड़ी बात, बिल में उससे कहीं ज्यादा खाना लिखा था जितना शांग ने सामने बैठकर खाया था। असल में लू शांग ने चुपके से एक्स्ट्रा डिशेस भी ऑर्डर कर दी थी। यह देखकर हेलिंग सू पूरी तरह शॉक में चली गई। इसके बाद कहानी लू शांग के घर पर शिफ्ट होती है। डोरबेल बज रही थी और उसकी मां हैरान थी क्योंकि दरवाजे के बाहर ढेर सारे बॉक्स रखे थे। लू शांग ने बताया कि ये सब हाई क्वालिटी मांस है। उसकी मां बोली, इतना महंगा मांस खरीदने से पहले बताना तो चाहिए था। लेकिन शांग आराम से बोला, टेंशन मत लो, इसके पैसे मैंने नहीं दिए, एक अमीर औरत ने गिफ्ट किया है। असल में वो अपनी मां से झूठ बोल रहा था क्योंकि असली पैसे तो अभी भी हेलिंग सू भर रही थी। उसकी मां ने कहा, आगे से किसी से इतने महंगे गिफ्ट मत लेना। फिर उसने बताया कि प्रोफेसर जोंग जांगुओ घर आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। लू शांग को एहसास हुआ कि काफी समय से वो अपने टीचर से मिला ही नहीं, इसलिए उसने अगले दिन उनसे मिलने का फैसला किया। अब सीन बाई हाई स्कूल की 3rd ईयर क्लास में चला जाता है। जोंग जांगुओ अपनी डेस्क पर बैठे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने लू शांग को देखकर हैरान रह गए। लू शांग अपने साथ एक बोनसाई पौधा भी लाया था क्योंकि उसे याद था कि उसने कभी अपने टीचर का बोनसाई खराब कर दिया था। जोंग जांगुओ उसे देखकर बहुत खुश हुए। काफी समय बाद दोनों मिल रहे थे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अब लू शांग की मौजूदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दोनों आराम से अंदर बैठकर बात करने लगे। जोंग जांगुओ को लगा कि स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी होंगी और अब शायद वो अपने स्टूडेंट को सिर्फ टीवी पर ही देख पाएंगे। फिर उन्होंने पूछा, आगे क्या करने वाले हो? लू शांग ने बताया कि वो मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में हिस्सा लेगा और साथ ही साइकिक मेंटलिस्ट टेस्ट भी देगा। यह सुनकर जोंग जांगुओ पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें लगा ये लड़का सच में मशीन है। फिर लू शांग ने उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि यह सब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की सलाह थी। यह सुनकर जोंग जांगुओ खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि वो लू शांग को सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जोंग जांगुओ ने लू शांग से कहा कि अब उसे बाहर निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाना चाहिए। लू शांग के जाने के बाद जोंग जांगुओ सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने इस लड़के को बहुत कम आंका था। उन्हें लगने लगा कि एक दिन लू शांग पूरी इंसानियत का गर्व बन सकता है। इसके बाद सीन फिर क्लासरूम में चला जाता है। टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए कह रहे थे, लगातार मेहनत करना आसान है लेकिन असली सुकून पाना मुश्किल। असल दुनिया साधारण दिखती जरूर है लेकिन उसके अंदर अनगिनत रहस्य छिपे होते हैं। सच्चाई का असली मतलब है शून्यता नहीं बल्कि अस्तित्व। इतना कहकर उन्होंने किताब जोर से डेस्क पर पटकी और बोले, अब जाग भी जाओ, अपनी पढ़ाई और कल्चरल स्टडीज को हल्के में मत लो। हालांकि उन्हें पता था कि ज्यादातर बच्चे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं। उधर एक स्टूडेंट झू शिंग जी ये सब सुनकर बोर हो रहा था। वो बस चाहता था कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। उसने अपने दोस्त लू ची मिंग को बुलाया और कहा, क्लास खत्म होने के बाद इंटरनेट कैफे चले, गेम खेलेंगे। लेकिन लू ची मिंग ने मना कर दिया। उसने बताया कि उसने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया है और स्कूल के बाद उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है। यह सुनकर झू शिंग जी हैरान रह गया क्योंकि लू ची मिंग कभी पढ़ाई या ट्रेनिंग टाइप लड़का नहीं था। तभी अचानक टीचर ने दोनों को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यह क्लासरूम है, मार्केट नहीं। उसी समय लू शांग क्लासरूम में अंदर आया और सबको नमस्ते किया। पूरा क्लासरूम शॉक में चला गया। अब तक पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि लू शांग शहर का नया उभरता हुआ स्टार बन चुका है। कुछ स्टूडेंट्स तो उसका ऑटोग्राफ तक लेना चाहते थे। टीचर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। लू शांग ने पूछा, क्या मैं कल्चरल स्टडीज की क्लास में बैठ सकता हूं? टीचर ने तुरंत हाँ कर दी। फिर शांग जाकर बैठ गया। बाकी स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब लू शांग की मौजूदगी पहले से पूरी तरह अलग हो चुकी है। जब लू ची मिंग ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त सच में बहुत बदल चुका है। थोड़ी देर बाद घंटी बजी और टीचर ने जल्दी से क्लास खत्म कर दी। लू शांग खड़ा हुआ और सबको अलविदा कहा। क्लास के बाकी बच्चे खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे कि वो कभी उसके क्लासमेट रहे थे। फिर शांग अपने दोस्त लू ची मिंग के पास गया और बोला, मेहनत करते रहना। उसने ये भी कहा,
जब फ्री हो तब कभी साथ में गेम खेलेंगे। अपने दोस्त को उस मुकाम पर देखकर लू ची मिंग भावुक हो गया। लू ची मिंग ने उसी समय ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक मार्शल यूनिवर्सिटी में जरूर दाखिला लेगा। इसके बाद सीन लू शांग के घर पर शिफ्ट होता है। वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसने पहले ही हेलिंग सू से टॉनिक्स बनाने के लिए जरूरी सामान मंगवा लिया था। उसे भरोसा था कि अगर वो पर्याप्त मात्रा में टॉनिक्स बना ले तो आसानी से लेवल 4 तक पहुंच सकता है। लेकिन असली समस्या थी साइकिक मेंटलिस्ट हथियार। ऑफिशियल साइकिक मेंटलिस्ट एग्जाम पास किए बिना वो अपने हथियार ऑनलाइन नहीं खरीद सकता था। इसलिए उसे मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन से पहले यह टेस्ट देना जरूरी था, क्योंकि वो अभी अपना असली राज दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। वो हथियारों की लिस्ट देखने लगा। उसमें इटर्नल ब्लेड नाम की तलवार थी जिसकी कीमत $37,000 थी। एक दूसरा हथियार सिल्वर स्काई था जिसकी कीमत $29,000 थी। इन हथियारों को बनाने के लिए बहुत खास और भारी स्टील चाहिए था और सिर्फ सिल्वर स्काई के लिए ही उस स्टील की कीमत करीब $9,000 पड़ती थी। सारा हिसाब लगाने के बाद उसे समझ आया कि कम से कम 50 लाख खर्च होंगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती थी, उसे एक से ज्यादा ब्लेड चाहिए थे, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति आम लोगों से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। साधारण स्टील की तलवारें उसकी शक्ति सही नहीं पाती। उसे मिथ्रिल जैसी खास धातु से हथियार बनवाने पड़ते, जिससे खर्च 10 गुना तक बढ़ जाता। ये सोचकर शांग समझ गया कि उसे खुद ही मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे फायर सीड रिपोजिटरी में MC-300 का एक रिसोर्स मैप मिला। उसे लगा ये उसके काफी काम आएगा। थोड़ी खोज के बाद उसे ऑक्स माउंटेन में बिना खोदी गई मिथ्रिल की खान का पता चला। मतलब वो खुद वहां जाकर अयस्क निकाल सकता था, जरूरत हो तो बेच भी सकता था। उसने प्लान बनाया कि पहले हेलिंग सू की लैब में टॉनिक्स तैयार करेगा और उसके बाद ऑक्साइड माउंटेन जाएगा। एक हफ्ते बाद सीन शिंगशान मेडिसिनल हॉल में शिफ्ट होता है। हेलिंग सू चिड़ी हुई बैठी थी क्योंकि लू शांग अभी तक नहीं पहुंचा था। आखिरकार वो आया। उसने लैब कोट पहना हुआ था और आते ही देर होने के लिए माफी मांगी। फिर उसने पूछा, जो सामान चाहिए था सब तैयार है? हेलिंग सू ने कहा, हाँ सब तैयार है। टेबल पर रखा सामान देखकर शांग ने पूछा, कितना खर्च आया? उसने बताया, करीब 2 लाख। शांग को सामान की क्वालिटी पसंद आई। उसने कहा, बाद में इसे प्रॉफिट से काट लेना। फिर वो काम शुरू करने ही वाला था कि उसने हेलिंग सू से कमरे से बाहर जाने को कहा और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर अभी तक उसे एक पैसा फायदा नहीं हुआ था। उल्टा वो लू शांग पर लगभग 10 लाख खर्च कर चुकी थी। पिछले एक हफ्ते से शांग रोज लैब में आ रहा था। हेलिंग सू सोचने लगी कि शायद वो कोई नई दवाई बना रहा है और उसके मन में सवाल उठने लगा, आखिर इस लड़के के पास कितने राज छिपे हुए हैं? करीब 3 घंटे बाद शांग बाहर आया और बोला, काम पूरा हो गया। फिर उसने बताया कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन हेलिंग सू को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दवाइयों के लिए शुरुआती पूंजी ट्रांसफर कर देगा। फिर भी हेलिंग सू थोड़ी चिढ़ी हुई थी। उधर शांग को भी लग रहा था कि उसका स्वभाव संभालना काफी मुश्किल है। जैसे ही वो वहां से निकला, हेलिंग सू तुरंत लैब के अंदर भागी। वो देखना चाहती थी कि कहीं शांग कुछ पीछे छोड़ तो नहीं गया। आखिरकार हेलिंग सू को लैब में कुछ मिला और जैसे ही उसने उसे देखा वो समझ गई कि वो क्या है। लू शांग एक और नया टॉनिक बनाकर गया था। वो पहले भी उसका असर देख चुकी थी और जानती थी कि उसकी दवाइयां सच में कमाल की होती है। ऐसी दवाइयां आसानी से लाखों में बिक सकती थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि शांग उन्हें बहुत सस्ते मटेरियल से बना रहा था। मतलब प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला था। तभी उसे लू शांग का बैग याद आया। उसे शक हुआ कि शायद उसके बैग में ऐसे कई नए टॉनिक्स भरे हुए हैं। ये सोचकर वो और ज्यादा बेचैन हो गई। तभी माफे अंदर आया और बोला, बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे। ये सुनकर हेलिंग सू समझ गई कि एक साइकिक मेंटलिस्ट के सामने ऐसे छोटे मोटे तरीके काम नहीं आते। आखिर में उसने एक हरे रंग का लिक्विड उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने तय किया कि अब वो ज्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगी। उसे बस लू शांग के साथ मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को फिर से खड़ा करना है। इसके बाद कहानी कुमिंग सिटी की तरफ बढ़ती है। लू शांग बस में बैठा ऑक्साइड माउंटेन जा रहा था, लेकिन वो वहां एक आम टूरिस्ट बनकर गया था। बस में एक टूर गाइड भी था जो सबको बता रहा था कि ये जगह डोंगनिंग प्रोविंस की कुछ गिनी चुनी 5 स्टार टूरिस्ट लोकेशंस में से एक है। यहाँ लोग लोकल संस्कृति और रीति रिवाजों का अनुभव कर सकते हैं। वो लोग शानलिन नाम के गांव जा रहे थे जहां लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलते थे। लेकिन कुछ टूरिस्ट को शक हो रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें जबरदस्ती सामान खरीदने पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। लोगों की बातें सुनकर टूर गाइड जल्दी से बोला, हम एक भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी है,
यहाँ किसी को कुछ खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उसने बताया कि सब लोग गांव के एक अच्छे इन में रुकेंगे जहां एसी और टीवी भी है। उधर लू शांग अब तक 93 टॉनिक्स बना चुका था। फिलहाल उसके लिए वो काफी थे। ये इलाका इतना दूर था कि शायद अब तक किसी को मिथ्रिल की खान के बारे में पता भी नहीं चला था। तभी अचानक एक गेंद लुढ़कते हुए उसके पास आ गई। एक छोटी लड़की भागते हुए आई और उससे बोली, भैया थोड़ी देर मेरे साथ खेलोगे? कुछ ही देर बाद उसकी मां भी आ गई और लड़की को डांटते हुए बोली कि वो दूसरों को परेशान न करे। उसने लू शांग से माफी मांगी, लेकिन शांग मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं। तभी अचानक उसकी नजर पास खड़े एक चश्मा पहने आदमी पर पड़ी और उसी पल शांग समझ गया वो इस ट्रिप में अकेला साइकिक मेंटलिस्ट नहीं है। इसके बाद सीन एक गुलाबी बालों वाली लड़की पर जाता है। वो बहुत बोर हो रही थी, ऊपर से गर्मी भी बहुत थी, इसलिए उसे इस ट्रिप पर आने का पछतावा हो रहा था। उसका नाम था सेन डैंडन। उसकी दोस्त ली जियान ने साफ कहा कि उसने उसे जबरदस्ती यहां नहीं लाया, लेकिन डैंडन गुस्से में बोली, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। जियान ने समझाया कि डैंडन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो उसे अकेले कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो गुस्से या दुख में कोई बेवकूफी न कर बैठे। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। जियान बस उसे थोड़ा रिलैक्स करवाना चाहती थी। तभी अचानक उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। वही छोटी लड़की लू शांग की तरफ गेंद फेंक रही थी। शांग ने गेंद पकड़कर कहा, वाह अच्छा थ्रो था। डैंडन चुपचाप उन्हें देख रही थी। फिर एक बार लड़की का निशाना चूक गया और गेंद डैंडन की तरफ आ गई। उसने खुशी से गेंद पकड़ ली और वापस लू शांग की तरफ फेंक दी। शांग ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। बस इतना सुनते ही डैंडन के गाल लाल हो गए। जियान ने तुरंत नोटिस कर लिया कि उसकी दोस्त को शायद लू शांग पसंद आ गया है। करीब 2 घंटे बाद सीन फिर बदलता है। डैंडन इधर उधर देखते हुए सोच रही थी कि ये जगह तो बस एक साधारण पहाड़ी जंगल जैसी है। जियान ने कहा कि उसने सुना है पास में एक झरना भी है जहां वो लोग अगले दिन जा सकते हैं। उधर डैंडन बार बार लू शांग को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसने उसे बस से उतरते हुए देख लिया। वो छोटी लड़की अगले दिन फिर से खेलने के लिए उसे बुलाती है और वो मान जाता है, जिससे लड़की बहुत खुश हो जाती है। डैंडन लू शांग के करीब आने के लिए लड़की को अपने और शांग के साथ खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि डैंडन हमेशा उसकी गेंद चुरा लेती थी। तभी लड़की की मां उसे गांव के अंदर चलने के लिए बुलाती है। लड़की शांग को अलविदा कहती हुई चली जाती है, जिससे डैंडन थोड़ा चिढ़ जाती है। शांग डैंडन से कहता है कि बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर डैंडन तुरंत खुश हो जाती है और उससे उसका कांटेक्ट नंबर मांगती है। शांग उसे अपना नंबर दे देता है और डैंडन कहती है कि उसका नाम काफी ताकतवर लगता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में डैंडन अपनी दोस्त जीन से कहती है कि शुरुआत में ये ट्रिप उसे बोरिंग लग रही थी, लेकिन अब अचानक बहुत दिलचस्प हो गई है। उधर लू शांग को भी ये सफर रोचक लग रहा था। उसे पता चलता है कि इस यात्रा में एक सेकंड रैंक का साइकिक मेंटलिस्ट भी मौजूद है और वे दोनों लड़कियां भी सेकंड रैंक मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेकिन उसे भरोसा था कि चश्मा पहने उस मेंटलिस्ट ने उसकी असली पहचान नहीं पहचानी। मार्शल मास्टर की विल बनने के बाद वो अपनी साइकिक एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। जब तक वो खुद अपनी ऑरा रिलीज न करे, कोई उसकी असली ताकत महसूस नहीं कर सकता था, और अगर कोई उसके रास्ते में आता तो वो उसे खत्म करने में भी हिचकिचाता नहीं। इसके बाद कहानी कई सौ किलोमीटर दूर एक सड़क पर जाती है जहां एक लिमोजिन दौड़ रही थी। उसके अंदर एक लंबे बालों वाला आदमी बैठा था और उसके सामने एक अधीनस्थ घुटनों के बल बैठा था। वो आदमी पूछता है कि क्या तांग माओ लिन का पता चल गया। अधीनस्थ बताता है कि तांग माओ लिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऑक्साइड माउंटेन में छिपा हुआ है। लंबे बालों वाला आदमी कहता है कि अगर वो पहाड़ों के अंदर ही रहा तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अधीनस्थ बताता है कि उनके लोग पहले से वहां निगरानी कर रहे हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि ऑक्साइड माउंटेन पहुंचने के बाद वो खुद तांग माओ लिन को मारेगा। उस आदमी का नाम वू शीजिंग था। वो बेहद क्रूर और सनकी इंसान था। वो एक लड़की के शरीर से निकला बैंगनी तरल अपने ग्लास में भरता है और सोचता है कि जवान लोगों की मासूम भावनाएं कितनी मीठी होती है। फिर वो तांग माओ लिन और उसके परिवार की तस्वीर देखता है और सोचता है कि जल्द ही उसकी बेटी भी उसकी कलेक्शन का हिस्सा बनेगी। दूसरी ओर तांग माओ लिन अपने परिवार के साथ कमरे में प्रवेश करता है और तुरंत अपनी शक्ति से पूरे इलाके की जांच करता है ताकि कोई खतरा न हो। उसकी पत्नी कहती है कि शायद
वो जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा है। लेकिन तांग माओ लिन जानता था कि वू शी जिंग एक लेवल 3 साइकिक मेंटलिस्ट है और बहुत खतरनाक इंसान है जो किसी भी अपमान का बदला जरूर लेता है। वो सिर्फ अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जीना चाहता था। उसका प्लान था कि वो अपने ससुर के घर जाकर शरण ले और शायद दोनों मिलकर वू शी जिंग का सामना कर सके। उसका ससुर भी एक शक्तिशाली साइकिक मेंटलिस्ट था। इसके बाद कहानी फिर से लू शांग पर लौटती है। वो अपनी शक्ति से पूरे शहर का निरीक्षण करता है और यहां तक कि वू शी जिंग के आदमियों को भी महसूस कर लेता है। लेकिन फिलहाल उसे कोई खतरा नजर नहीं आता। वो एक गोली खाता है और सोचता है कि 2 महीनों में वो गोल्डन इमॉर्टल बॉडी के पहले चरण को पूरी तरह हासिल कर लेगा और लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। तभी उसे फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज आता है। उसे ये थोड़ा मजेदार लगता है क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा था। फिर वो अपने प्रशिक्षण के नतीजों के बारे में सोचता है। उसने द सन इन द सेम स्काई तकनीक सीख ली थी और एक मार्शल मास्टर फोर्स फील्ड भी बना लिया था। उसकी ताकत अब लगभग अजेय हो चुकी थी। इसके बाद वो ड्रीम वर्ल्ड में जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ाई जारी रखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर तरफ विस्फोट हो रहे थे और तभी उसे एक बेहद खतरनाक आभा महसूस होती है। अचानक उसके सामने आर्मर पहने एक महिला ज़ॉम्बी आती है जो पूरी तरह सड़ी हुई भी नहीं थी। शांग तुरंत समझ जाता है कि ये मार्शल मास्टर लेवल की ज़ॉम्बी है। अचानक वो ज़ॉम्बी गायब हो जाती है और उसकी साइकिक शक्ति लगातार खतरे की चेतावनी देने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। वो मार्शल मास्टर स्तर की तकनीक थी। हमला लगते ही शांग की आंख खुल जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से फटने जैसा महसूस कर रहा था। ड्रीम वर्ल्ड में मरने का अनुभव बेहद भयानक था। वो भारी सांस लेते हुए खुद को शांत करता है और समझता है कि उस ज़ॉम्बी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अब उसे एहसास होता है कि ड्रीम वर्ल्ड उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। वो ज़ॉम्बी शायद क्लासिफिकेशन 8 स्तर की थी। वो उस चमकती जमी हुई नदी के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि अगर वो उसकी शक्ति हासिल कर ले तो अकल्पनीय ताकत पा सकता है। वो दोबारा ड्रीम वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असहनीय दर्द महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी गेम की तरह है जहां एक बार स्किल इस्तेमाल करने के बाद कूल डाउन टाइम होता है। इसलिए वो उस रात वापस ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जा पाता। तभी डैंडन उसे मैसेज करके घूमने चलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। फिर वो उसे लंच के लिए बुलाती है और इस बार भी वो अनदेखा कर देता है। शांग को अब अपना नंबर देने पर थोड़ा पछतावा होने लगता है, लेकिन आखिरकार वो खाने के लिए नीचे कैफेटेरिया चला जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, डैंडन दूर से उसका नाम पुकारती है और छोटी लड़की भी उसे देखकर खुश हो जाती है। शांग उनके साथ बैठ जाता है। डैंडन पूछती है कि वो पहले उनके साथ क्यों नहीं बैठा। माहौल हल्का करने के लिए शांग मजाक करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने खाना खा लिया। डैंडन कहती है नहीं, जबकि जीन बता देती है कि वो खा चुकी है, जिससे डैंडन थोड़ा झेम जाती है। उधर तांग माओ लिन की बेटी भी शांग के साथ खाना खाने की जिद करती है। उसकी माँ पहले मना करती है क्योंकि वे अभी भी खतरे में थे, लेकिन तांग माओ लिन कहता है कि उसने पूरे इलाके की जांच कर ली है और यहाँ सिर्फ आम पर्यटक है। उसे लगता है कि शांग एक अच्छा इंसान है और शायद एक सामान्य मार्शल आर्ट्स छात्र होगा। तभी शांग का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। उसने ढेर सारा खाना मंगाया था। डैंडन हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में इतना सब खा लेगा। शांग छोटी लड़की के साथ खाने की प्रतियोगिता शुरू कर देता है और पलक झपकते ही पूरा खाना खत्म कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जीन सोचती है कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद लोग अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए सप्लीमेंट्स या हाई क्वालिटी खाना खाते हैं, लेकिन शांग जिस तरह खा रहा था वो बिल्कुल अलग था। डैंडन उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी जीन उससे पूछती है कि क्या वो सच में शांग में दिलचस्पी लेने लगी है। डैंडन मना नहीं करती, लेकिन जीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि शांग शायद उनसे छोटा है और उसकी ताकत भी ज्यादा नहीं लगती। फिर भी डैंडन कहती है कि शायद किस्मत उन्हें यहाँ मिलाने लाई है। जीन डैंडन को समझाते हुए कहती है कि अगर वो और लू शांग साथ भी रहें तो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभानी पड़ेगी। वो कहती है कि जो इंसान मार्शल मास्टर नहीं होता उसकी कमाई मुश्किल से 5-6 हजार महीने होती है। ऐसे में शादी, घर और कार जैसी चीजें कैसे संभव होंगी।
जीन समझाती है कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, रोजमर्रा के खर्चे भी बहुत मायने रखते हैं। और जैसे जैसे डैंडन मजबूत होती जाएगी, दोनों के बीच का फर्क और बढ़ता जाएगा। लेकिन डैंडन के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी। वो कहती है कि वो खुद शांग की ट्रेनिंग में मदद कर सकती है। अगर उसके पास घर या कार नहीं होगी तो वो खुद सब संभाल लेगी। यहाँ तक कि वो उसके साथ साधारण जिंदगी जीने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। इससे साफ दिख रहा था कि वो शांग के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। डैंडन को शांग कोई साधारण लड़का नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो बेहद स्मार्ट, हैंडसम और भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। जीन को लगने लगता है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है। वो कहती है कि डैंडन को एक किशोर लड़के के लिए अपनी सालों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसके हिसाब से शांग कमजोर था और उसे समझ नहीं आता कि डैंडन उसमें ऐसा क्या देख रही है। डैंडन हंसकर कहती है कि उसकी दोस्त जरूरत से ज्यादा सोच रही है और बात बदलने को कहती है। उधर लू शांग अपनी शक्तियों की वजह से उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे ये सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। तभी छोटी लड़की उससे पूछती है कि वे लोग क्या बात कर रही थी। शांग मुस्कुराकर कहता है कि कुछ खास नहीं, बस खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करने का एक तरीका है। फिर वो उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करके कहता है कि वे दोनों ही बेवकूफ है। छोटी लड़की उसकी बात से सहमत हो जाती है और दोनों लड़कियां कंफ्यूज रह जाती है। अगले दिन सभी लोग बसों के पास इकट्ठा थे क्योंकि अब वापसी का समय हो चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि तांग माओलिन और उसका परिवार अचानक गायब हो गया था। सिर्फ वही नहीं, लू शांग भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। टूर गाइड सबको आराम करने के लिए कहती है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम से संपर्क करने चली जाती है। डैंडन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। जाशा को चिंता होने लगती है। डैंडन कहती है कि शायद अब ये ट्रिप आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो खुद पहाड़ पर जाकर शांग को ढूंढने का फैसला करती है। जाशा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में एक गिलहरी आराम से बैठी हुई थी कि तभी लू शांग तेज रफ्तार से वहां से गुजरता है और बेचारा जानवर उछलकर दूर जा गिरता है। रात भर आराम करने के बाद उसके शरीर का दर्द थोड़ा कम हो चुका था। अब वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे किसी चीज को खोज रहा था। आखिरकार उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो मिट्टी हटाकर एक खास धातु निकालता है। ये पहली बार था जब उसने मिथ्रिल को इतने करीब से देखा। वो उसमें थोड़ी साइकिक एनर्जी डालने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। ऊर्जा डालने के बाद वो उस धातु का आकार अपनी इच्छा से बदल सकता था। वहां लगभग 4 से 5 पाउंड मिथ्रिल मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ कच्चा माल था। अगर उससे हथियार बनाने हो तो उसे कई बार गलाना पड़ेगा और शायद अंत में बहुत कम मिथ्रिल बचे। उसे यह भी पता चलता है कि खान काफी छोटी थी और वो लगभग 70% धातु पहले ही निकाल चुका था। अब समस्या ये थी कि इतनी भारी धातु को वो ले कैसे जाएगा। फिलहाल वो उसे छिपाने का फैसला करता है और जमीन को पहले जैसा कर देता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। वो सोचता है कि गांव वालों से मदद ली जा सकती है। उसका मानना था कि दुनिया से दूर रहने वाले लोग अक्सर ईमानदार और सीधे साधे होते हैं, लेकिन अगर वे लालची निकले तो वो उन्हें खत्म करने में भी हिचकेगा नहीं। शांग खुद महसूस करने लगता है कि उसके विचार पहले से ज्यादा हिंसक और निर्दयी होते जा रहे हैं। फिर भी वो उम्मीद करता है कि वो ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहा है जहां वो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सके। उधर डैंडन जंगल में शांग को ढूंढते हुए भटक रही थी। तभी जांग को वो गेंद मिल जाती है जिससे छोटी लड़की खेल रही थी। लेकिन जैसे ही वो गेंद उठाती है, अचानक किसी जाल में फंस जाती है और समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद कहानी शियान गांव में पहुंचती है, जहां एक आदमी गांव के मुखिया को बताता है कि उसकी बहन अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ गई है। बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। तभी छोटी लड़की दौड़कर अपने दादा को गले लगा लेती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत याद किया था। वो उनसे हालचाल पूछती है और दादा कहते हैं कि वे ठीक है। जल्द ही लड़की के माता पिता भी सामने आते हैं। गांव वाले पूछते हैं कि वे अचानक वापस क्यों आए। बूढ़ा आदमी तुरंत बात संभाल लेता है और कहता है कि वे सिर्फ उससे मिलने आए हैं। फिर वो गांव वालों को जश्न की तैयारी करने और शिकार पर जाने को कहता है। छोटी लड़की भी उनके साथ चली जाती है। अब बूढ़ा आदमी अपनी बेटी और दामाद के साथ अकेला रह जाता है। वो पूछता है कि असली वजह क्या है, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। आखिरकार तांग माओलिन पूरी बात बता देता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक जाता है कि उसके दामाद ने एक लेवल 3 साइकिक मेंटलिस्ट को नाराज कर दिया है। वो मानता है कि उसे पहले से एहसास था कि माओलिन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे वो दिन भी याद था जब माओलिन उसकी बेटी मिंगा को गांव से अपने साथ ले गया था। बूढ़े को हमेशा लगता था कि एक दिन ऐसा संकट जरूर आएगा। मिंगा अपने पिता से अपने पति की मदद करने की गुहार लगाती है। माओलिन को उम्मीद थी कि उसका ससुर, जो खुद लेवल 3 बनने की कोशिश कर रहा था, उनकी मदद करेगा। लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि वो पहले ही असफल हो चुका है और उसकी आंतरिक शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अब वो सिर्फ उन्हें थोड़ा समय दिला सकता है। वो कहता है कि उन्हें बच्ची को लेकर तुरंत कहीं और मदद ढूंढनी चाहिए। दोनों पति पत्नी ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उनकी मदद कौन करेगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि ये कानून वाला समाज है और कोई लेवल 3 मेंटलिस्ट खुलेआम हत्या नहीं कर सकता। लेकिन माओलिन जानता था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक आदमी आकर बताता है कि गांव के आसपास कोई घुसपैठिया घूम रहा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। दूसरी ओर लू शांग हाथ में नक्शा लिए गांव की तरफ बढ़ रहा था। अचानक कोई उसकी तरफ कुनाई फेंकता है जो बाल बाल उसे चूक जाती है। गांव का एक आदमी उससे पूछता है कि वो कौन है और इस जगह तक कैसे पहुंचा। तभी छोटी लड़की उसे पहचान लेती है और दौड़कर उससे लिपट जाती है। शांग पूरी तरह हैरान रह जाता है। मिंगा खुश होती है कि वही लड़का यहाँ भी आ गया। बूढ़ा आदमी पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। शांग बहाना बनाता है कि उसे ग्रुप में घूमना पसंद नहीं, इसलिए वो अकेले पहाड़ों में घूमते घूमते यहाँ तक आ गया। तांग माओलिन बताता है कि ये उसकी पत्नी का गांव है और वे सिर्फ मिलने आए हैं। बूढ़े आदमी को शांग की साफ आंखें पसंद आती है और वो उसे गांव में स्वागत देता है। कुनाई फेंकने वाला आदमी भी माफी मांगता है और बताता है कि वह रात के जश्न के लिए शिकार कर रहा था। वो शांग को भी साथ चलने का न्योता देता है। कुछ समय वहां बिताने के बाद शांग को एहसास होता है कि ये कोई साधारण गांव नहीं है। साइकिक मेंटलिस्ट बहुत दुर्लभ होते हैं।
लेकिन इस छोटे से गांव में 3 मेंटलिस्ट मौजूद थे। इससे उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि ऐसे लोग मिथ्रिल की कीमत जरूर जानते होंगे। उसे लगता है कि शायद उन्हें सहयोग के लिए अपनी असली ताकत दिखानी पड़े। तभी छोटी लड़की उदास होकर कहती है कि अब वे गेंद से नहीं खेल सकते, क्योंकि वो रास्ते में खो गई। शांग कहता है कि वो उसे ढूंढने में मदद करेगा। तभी उसे जेचोन और डैंडन की आभा महसूस होती है, लेकिन उनके साथ किसी और की भी मौजूदगी थी। छोटी लड़की अचानक अपनी गेंद देख लेती है और उसकी दिशा में इशारा करती है। वहां पहुंचकर सब देखते हैं कि एक खतरनाक आदमी दोनों लड़कियों को बांधकर खड़ा है। वही था वू शीजिंग। वो गुस्से में कहता है कि तांग माओ लिन ने उसे बहुत समय और मेहनत बर्बाद करवाई है। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ जाता है कि यही वो इंसान है जिससे उसका दामाद भाग रहा था। वू शीजिंग सिर्फ लेवल 3 मेंटलिस्ट नहीं था, बल्कि उस स्तर की चोटी पर था। बूढ़ा आदमी तुरंत माओ लिन से कहता है कि वो बच्ची को लेकर भाग जाए। गांव के योद्धा कुनाई फेंककर हमला करते हैं, लेकिन वू शीजिंग ऊब कर कहता है कि क्या बस इतना ही है। वो बूढ़े आदमी की शक्ति का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सबको एक साथ कुचल देगा। ये सुनकर माओ लिन गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन वू शीजिंग उसकी पूरी स्टील अटैक को आसानी से काट देता है। फिर वो माओ लिन के परिवार को अपनी शक्ति से जकड़ लेता है। छोटी लड़की डर से कांपने लगती है। माओ लिन चिल्लाकर कहता है कि अगर लड़ना है तो उससे लड़े, उसके परिवार को छोड़ दे। लेकिन वू शीजिंग हंसता है और कहता है कि वो बहुत जिद्दी है। वो अपने जाल और कस देता है, यहाँ तक कि वो कहता है कि उसने डैंडन और जैन को मारने का भी सोचा था, लेकिन ये जगह इतनी सुनसान निकली कि अब वह जो चाहे कर सकता है। फिर वो डरावनी बात कहता है कि वो माओ लिन की बेटी को इंसानी वाइन वेसल बनाने वाला है। ये सुनकर माओ लिन की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वो जानता था कि ये एक बेहद क्रूर और शैतानी कला है। गुस्से में वो वू शीजिंग को राक्षस कहता है। उधर जाशन को लगने लगता है कि आज पहाड़ पर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। डैंडन भी डर जाती है और सोचती है कि काश वो अगली जिंदगी में कम से कम शांग से दोबारा मिल पाए। तभी वू शीजिंग अपने आदमी को लड़की को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं अचानक सारे जाल टूट जाते हैं। वे जाल मिथ्रिल से बने हुए थे, इसलिए उनका टूटना असंभव माना जाता था। ये सब लू शांग ने किया था। छोटी लड़की रोते हुए उससे अपने माता पिता को बचाने की गुहार लगाती है। तभी वू शीजिंग के आदमी उस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन शांग उन्हें बड़ी आसानी से हवा में उठा देता है। जैन समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ। वो सोचती है कि क्या शांग लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन अगले ही पल खुद ही इस बात से इनकार कर देती है, क्योंकि देखने में वो कमजोर और अस्थिर लगता था। वू शीजिंग भी अब तक पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके जाल सच में शांग ने तोड़े हैं। उसे लगता है कि शायद माओ लिन शांग पर भरोसा कर रहा है, लेकिन माओ लिन खुद भी उलझन में था। वू शीजिंग को भरोसा था कि वो शांग को आसानी से खत्म कर देगा, क्योंकि उसे उसके अंदर कोई ताकत महसूस नहीं हो रही थी। वो शांग की दर्द भरी चीखें सुनना चाहता था, लेकिन शांग शांत भाव से कहता है कि वो कोशिश करके देख सकता है। ये सुनकर लंबे बालों वाला आदमी गुस्से से भर जाता है और तुरंत हमला कर देता है, लेकिन शांग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। ये मार्शल आर्ट्स का डीप कंट्रोल स्टेज था। जाशोन ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि शांग का नियंत्रण इंसानी स्तर से कहीं ऊपर था। वू शीजिंग समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे संभव है। तभी शांग उसके जाल को खींचकर उसे जमीन पर गिरा देता है। वू शीजिंग को अब एहसास हो गया था कि हालात उसके लिए बहुत खराब हो चुके हैं। उसे लगने लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने फैसला किया कि अगर उसे मरना ही है तो वो लू शांग को भी अपने साथ लेकर जाएगा। उसने अपनी सारी साइकिक एनर्जी को अंदर की तरफ समेटना शुरू किया और उसका शरीर एक भयानक मांस के गोले जैसा बनने लगा। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया कि वू शीजिंग खुद को विस्फोट में बदलने वाला है। वो सबको चिल्लाकर खुद को बचाने के लिए कहता है ताकि कोई उस धमाके में न मरे। डैंडन डर और घबराहट से भर जाती है, लेकिन लू शांग को वू शीजिंग की साइकिक शक्ति बेहद कमजोर और दयनीय लगती है। वो अपनी ही साइकिक ताकत से वू शीजिंग को पकड़ लेता है और अपनी हथेली के अंदर ही उसे रोक देता है। अगले ही पल वू शीजिंग उसकी मुट्ठी के अंदर फट जाता है। इस तरह शांग बाकी सभी लोगों को आसानी से बचा लेता है। शांग मजाक में सोचता है कि वू शीजिंग नाम तो बहुत बेकार था, लेकिन उसका जाल उसे काफी पसंद आया। वो तुरंत उन दोनों लड़कियों को आजाद कर देता है। वे जाल मिथ्रिल से बने साइकिक मेंटलिस्ट हथियार थे, जो शांग के लिए काफी काम के साबित हो सकते थे। छोटी लड़की खुशी से उसकी तारीफ करने लगती है और उसे अपने परिवार की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। तांग माओ लिन शांग की साइकिक शक्ति महसूस करके सिहर उठता है। वही बूढ़ा दादा समझ जाता है कि अब वो सचमुच बूढ़ा हो चुका है। एक किशोर उम्र के लड़के में इतनी ताकत देखकर माओ लिन को लगता है कि शायद शांग पहले ही क्लासिफिकेशन 5 स्तर पर पहुंच चुका है। उसके मन में आता है कि शायद उनके देश में अब एक असली ड्रैगन जन्म लेने वाला है। जाशा भी हैरान थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि शांग सिर्फ खाने वाला एक बेकार लड़का है। लेकिन डैंडन के दिल में कहीं न कहीं पहले से विश्वास था कि शांग साधारण नहीं हो सकता। उस समय माओ लिन समझ नहीं पा रहा था कि वो शांग को किस तरह संबोधित करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शांग साफ कर देता है कि धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। उसने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। हालांकि वो ये जरूर कहता है कि अब उसे माओ लिन की मदद चाहिए। माओ लिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 घंटे आगे बढ़ती है। अब सब लोग बस में थे। लू शांग ने इस यात्रा का अपना असली मकसद पूरा कर लिया था। उसने मिथ्रिल का मामला तांग माओ लिन को सौंप दिया, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन 2 साइकिक मेंटलिस्ट था और उसके पास आधिकारिक प्रमाण पत्र भी था। इसलिए वो उस मिथ्रिल को कानूनी तरीके से संभाल सकता था। शांग को इस सफर में एक और फायदा भी मिला था। उसे मिथ्रिल से बना एक साइकिक मेंटलिस्ट हथियार हाथ लग गया था, जो उसके लिए किसी बोनस से कम नहीं था। दोनों लड़कियां भी उसी बस में थी। डैंडन उससे पूछती है कि वो अब कहां जाने वाला है। शांग बताता है कि वो लियांग सिटी जा रहा है, क्योंकि वही साइकिक मेंटलिस्ट एसोसिएशन मौजूद है। ये सुनकर डैंडन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो और जीशान भी उसी शहर से थे।
वो उत्साहित होकर कहती है कि वे सब साथ जा सकते हैं। जीशान चुपचाप ये सब देखती रहती है। शांग को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वे दोनों डोनी मार्शल यूनिवर्सिटी की छात्राएं थी, तो उनका लियांग सिटी जाना समझ नहीं आता था। ये सुनकर डैंडन शर्मिंदा हो जाती है। तब जीशान समझाती है कि डैंडन असल में उसी शहर की रहने वाली है और वो खुद ट्रिप खत्म होने के बाद डैंडन के घर रुकने वाली है। इसके बाद डैंडन खुशी खुशी शांग को अपने घर रुकने का निमंत्रण भी दे देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद सोचने लगती है कि शायद शहर पहुंचने के बाद शांग से अलग हो जाना ही बेहतर होगा। तभी अचानक शूचिन का फोन आता है। वो शांग को बताती है कि मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और वो उसे तुरंत लेने आ रही है। शांग बताता है कि वो इस समय लियांग सिटी के रीजन स्टेशन पर है। दृश्य अब उसी स्टेशन पर पहुंचता है। शांग दोनों लड़कियों से कहता है कि अचानक एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो उनके साथ शहर के अंदर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर डैंडन तुरंत चिंता करने लगती है और कहती है कि वह किसी को बुलाकर उसे छोड़ने का इंतजाम कर सकती है। उसी समय एक लग्जरी कार उनके पास आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है और खुशी से डैंडन को गले लगा लेती है। उसका नाम भी था। कार के अंदर एक सनग्लास पहने आदमी बैठा था। वो डैंडन से उसके दोस्तों का परिचय कराने को कहता है। डैंडन साफ तौर पर उसकी मौजूदगी से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीशा और लू शांग का परिचय करवा देती है। हालांकि शांग के बारे में उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कार वाला आदमी अपना नाम ताओ मिंगलांग बताता है और कहता है कि लंबी यात्रा के बाद सब लोग थके होंगे, इसलिए वो उन्हें लिफ्ट दे सकता है। डैंडन नोटिस करती है कि कार में सिर्फ 4 सीटें हैं, इसलिए किसी को टैक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन शांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसका दोस्त जल्द ही आने वाला है। वी को लगता है कि डैंडन उस लड़के पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रही है जिसे वो अभी अभी ऑक्साइड माउंटेन में मिली थी। उसके हिसाब से शांग की कोई खास कीमत नहीं थी। तभी मिंगलांग कुछ पैसे निकालकर शांग को देता है ताकि वो टैक्सी कर सके। ये देखकर डैंडन पूरी तरह चिढ़ जाती है। शांग उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक मिंगलांग के हाथ से नोट उड़ने लगते हैं। सब लोग हैरान होकर ऊपर देखते हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। हेलीकॉप्टर से शूचिन चिल्लाकर शांग को जल्दी आने के लिए कहती है। शांग तुरंत सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। तीनों लड़कियां स्तब्ध रह जाती है। वो हेलीकॉप्टर ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का था। थोड़ा स्टाइल मारते हुए शांग हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहता है और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ जाता है। स्टेशन पर मौजूद सभी लोग मुंह खोले ये दृश्य देखते रह जाते हैं। अब सबको लगने लगता है कि लू शांग कोई बहुत बड़ा और खास इंसान है। मिंगलांग भी जानना चाहता है कि आखिर डैंडन का ये दोस्त है कौन, लेकिन डैंडन खुद भी इसका जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद वो जांग को टैक्सी लेने के लिए बुलाती है और बाकी दोनों लोग अब भी सदमे में खड़े रहते हैं। अब कहानी हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचती है। ये लू शांग की पहली हेलीकॉप्टर राइड थी। शूचिन मुस्कुराकर पूछती है कि उसे मजा आ रहा है या नहीं। वो मजाक में कहती है कि अगर उसे ये पसंद है तो वो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर सकता है। जिस अंदाज में उसने ये कहा उससे शांग को लगा कि शायद उसे खुद का हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है। लेकिन शूचिन हंसते हुए कहती है कि वो सपने देखना बंद करे। हालांकि अगर वो आर्मी में शामिल हो गया तो रोज उड़ सकता है और अगर भविष्य में वो मार्शल मास्टर बनकर जनरल के पद तक पहुंच गया तो सेना उसे निजी हेलीकॉप्टर भी दे सकती है। इसी दौरान शूचिन को एहसास होता है कि शांग फिर से पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब वो उसकी असली शक्ति का स्तर तक महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो बताती है कि सभी प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप्स 3 दिन पहले खत्म हो चुके हैं और उम्मीदवारों का चयन भी हो चुका है। इस साल चुने गए उम्मीदवार अब तक के सबसे ताकतवर प्रतिभाशाली लोग थे। शियाओजिन मजाक करते हुए कहता है कि अगर शांग जैसा प्रतिभाशाली लड़का मौजूद न होता तो शायद वो खुद भी हिस्सा लेने की कोशिश करता। बताया जाता है कि इस बार 8% से ज्यादा प्रतिभागी असाधारण प्रतिभा वाले लोग थे। उनमें से एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट भी था जिसके पास एलिमेंट कंट्रोल की क्षमता थी, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनमें एक लेवल 4 फाइटर भी मौजूद था। लेकिन ये सब सुनकर भी लू शांग के चेहरे पर कोई खास उत्साह नहीं आता। शूचिन को उसका ये व्यवहार अजीब लगता है। तब शांग दिखावे के लिए नकली हैरानी जताता है, मानो बात बहुत पागलपन भरी हो। शियाओजिन तुरंत समझ जाता है कि लड़का बस एक्टिंग कर रहा है क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था। फिर शियाओजिन कहता है कि कम से कम उसे इनामों के बारे में तो बताया जाए। ये सुनते ही पहली बार शांग की रुचि जागती है। शूचिन मुस्कुराती है क्योंकि उसे पहले से पता था कि इनाम का नाम सुनते ही शांग ध्यान देगा। वो समझाती है कि यह सिलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है, यहां तक कि सेना का सर्वोच्च कमांडर भी इसे देखने वाला है। वो साफ करती है कि यह कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं होगा। उम्मीदवारों को असली मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। वे भयानक जीव जो इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये राक्षस धरती और आसमान में बनने वाली दरारों से बाहर आते हैं। हर साल इंसानों के कई महान योद्धा उनसे लड़ने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे मानव क्षेत्र में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। शांग को उम्मीद नहीं थी कि सेना इतनी जल्दी छात्रों को मॉन्स्टर्स के संपर्क में लाएगी। उसे महसूस होता है कि हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। शूचिन उसकी बात की पुष्टि करती है। देश के सबसे शक्तिशाली लोग हालात बदलने का रास्ता खोज रहे थे और उनके पास समय बहुत कम था। इसलिए वे शांग जैसे जितने ज्यादा जीनियस इकट्ठा कर सकते थे कर रहे थे ताकि उनकी मार्शल यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उनका मानना था कि सिर्फ खून और आग के बीच से गुजरकर ही सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट पैदा होते हैं। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुके थे, लेकिन साथ ही इनाम भी बेहद शानदार हो गए थे। ये बात लू शांग को बहुत पसंद आई। उसे बताया गया कि अगर वो टॉप 10 में जगह बना लेता है तो उसे अदर वर्ल्ड ब्लड का हिस्सा इनाम में मिलेगा। अगर वो टॉप 3 में पहुंच गया
तो उसे अदरवर्ल्ड ब्लड पूल में प्रवेश मिलेगा। लेकिन अगर वो पहला स्थान हासिल कर लेता तो उसे अदरवर्ल्ड मैरो पूल में जाने का मौका मिलता। शांग को इन चीजों की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन नाम सुनकर ही उसे लगा कि ये बेहद खास और ताकतवर चीजें हैं। तब शू चैन उसे समझाती है कि ये सब मॉन्स्टर्स के शरीर में मौजूद जबरदस्त ऊर्जा से निकाले गए पदार्थ है। ट्रेनिंग कैंप में जो मॉन्स्टर मीट उन्हें खाने को मिलता था वो तो सबसे साधारण रूप था। अदरवर्ल्ड ब्लड असल में मॉन्स्टर्स के शरीर से निकाला गया सेलुलर फ्लूइड था, जबकि अदरवर्ल्ड मैरो उनकी रीढ़ की हड्डी के भीतर का स्पाइनल फ्लूइड था। ये सभी इनाम लेवल 4 या उससे ऊपर के थे, जो पहले कभी नहीं दिए गए थे। अगर कोई उस पूल में प्रवेश पा लेता तो उसके पास लगभग असीमित मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो जाती। शियाओ ज़ेन जानता था कि शांग की भूख बहुत बड़ी है, इसलिए वो मजाक में कहता है कि जितना हो सके उतना सोख लेना। सिर्फ अदरवर्ल्ड मैरो पूल की कीमत ही कई अरबों में थी। ये सुनकर शांग हैरान रह जाता है। वो जानता था कि इमॉर्टल गोल्डन बॉडी स्टेलर रिफाइनमेंट आर्ट को विकसित करने के लिए उसे भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी। उसे नहीं पता था कि इसका पहला चरण पूरा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर उसे पर्याप्त मात्रा में अदरवर्ल्ड ब्लड या मैरो मिल जाए तो उसकी साधना की गति कई गुना बढ़ सकती थी। ये उसके लिए एक शानदार मौका था। तभी शियाओ ज़ेन बताता है कि वे लोग पहुंच चुके हैं। अब वे ईस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में थे। शियाओ ज़ेन पूछता है कि क्या ये जगह उसे प्रभावशाली नहीं लग रही, लेकिन शांग शांत रहता है क्योंकि उसने भविष्य देख रखा था, इसलिए अब बहुत कम चीजें उसे प्रभावित कर पाती थी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद शुइंग उसे बताती है कि अगले दिन वो उसे लेने आएगी। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो कमरे की दीवार पर लगा बटन दबा देना, कोई भी चीज तुरंत पहुंचा दी जाएगी। कुछ देर बाद शांग लेट जाता है और फिर से ड्रीम वर्ल्ड में प्रवेश करता है। वही डरावनी महिला ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ी थी। सिर्फ उसे देखकर ही उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन इस बार वो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो अपनी वाइटल टेन्हासेंट तकनीक सक्रिय करता है, फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, उसे अपनी साइकिक ऊर्जा के साथ मिलाता है और हेल किंग्स डिवाइन इल्यूमिनेशन तकनीक भी चालू कर देता है। इसके बाद वो 10 गुना बढ़ी हुई स्टेलर इंपैक्ट स्ट्राइक तैयार करता है। इतना ही नहीं, वो इसे द सन इन द सेम स्काई जैसी मार्शल मास्टर तकनीक के साथ जोड़ देता है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो ज़ॉम्बी पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। वो फिर हार चुका था। हालांकि इस बार वो निराश नहीं होता। उसे महसूस होता है कि सही तैयारी के साथ वो अगली बार ज्यादा देर तक टिक पाएगा। इस लड़ाई ने उसकी मार्शल आर्ट्स क्षमता को बेहतर किया था। सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर मौत का डर काफी कम हो चुका था। उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शुद्ध हो गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर दोनों इंस्ट्रक्टर खड़े थे। वे पूछते हैं कि क्या उसने अच्छी तरह आराम किया। शांग हाँ में जवाब देता है। शिकिन कहती है कि अब उन्हें निकलना होगा क्योंकि फ्रंट लाइन यहां से कुछ 100 किलोमीटर ही दूर थी। उसे महसूस होता है कि शांग में कुछ बदल गया है। शांग मजाक में पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। वो बताती है कि बस उसका पूरा व्यक्तित्व अलग महसूस हो रहा है। शियाओ जुन भी यही महसूस करता है, लेकिन दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर क्या बदला है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहले शांग की असली चमक कीचड़ में छिपी हुई थी और अब अचानक वो साफ होकर पूरी तरह निखर आई हो। शांग हंसते हुए कहता है कि शायद वो सिर्फ जवान हो रहा है और इसी वजह से ज्यादा हैंडसम लगने लगा है। शियाओ ज़ेन भी मजाक में उसकी बात से सहमत हो जाता है। चलते चलते शियाओ जुन उससे पूछता है कि क्या उसे पहला स्थान जीतने का भरोसा है, लेकिन शांग ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाता। उसी समय एक आदमी वहां आता है और जू चिन को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन गुइन को उसका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आदमी फिर शियाओ ज़ेन की तरफ मुड़कर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि लू शांग जैसे उम्मीदवार को चुनकर वो पूरे डोंगिंग प्रांत को शर्मिंदा करने वाला है। साफ था कि वो सिर्फ बाहरी रूप देखकर फैसला कर रहा था। शियाओ जुन जवाब में कहता है कि उस आदमी शांगवान लिंग की सांस डायनासोर जैसी बदबूदार है, इसलिए उसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लिंग कहता है कि इस बार उनकी तरफ एक असली जीनियस आया है। वो शियाओ जुन के साथ शर्त लगाता है। दाव पर एक ग्रेड 5 अदरवर्ल्ड मैरो हिस्सा रखा जाता है। जो उम्मीदवार बेहतर रैंक लाएगा वही विजेता होगा। जुकिन हंस पड़ता है और कहता है कि वे 3 लोग हैं तो सिर्फ एक हिस्सा लगाना बहुत कम है। ये सुनकर तीनों लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं। लिंग तुरंत उन्हें रोकता है और कहता है कि ठीक है, वो 3 हिस्से लगाने को तैयार है। साथ ही ताना मारता है कि कहीं वे डर तो नहीं गए थे। शुइन गुस्से में शर्त मान लेती है। तभी लिंग अपने साथ खड़े लड़के की ओर इशारा करता है। उसका नाम शियाओली था। अचानक उसके हाथों में आग की लपटें जलने लगती है। ये देखकर शियाओ जुन चौंक जाता है क्योंकि शियाओली के पास एलिमेंटल फ्लेम कंट्रोल की क्षमता थी। उसे एहसास होता है कि लिंग ने जानबूझकर ये जानकारी उम्मीदवार की फाइल में छिपाई थी, लेकिन लिंग मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि फाइल में हर जानकारी बतानी ही पड़े। उसे पूरा भरोसा था कि वो शर्त जीत चुका है। शियाओ ज़ेन थोड़ा परेशान हो जाता है, जबकि शांग बस शांत भाव से ये सब देखता रहता है। फिर शियाओ ज़ेन तुरंत झूठ बोल देता है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। बाद में शियाओ ज़ेन शांग को बताती है कि उम्मीदवारों की जानकारी छिपाना आम बात है। वो कहती है कि लिंग बेहद घटिया इंसान है, लेकिन उसे अब भी भरोसा है कि शांग उसका मुकाबला कर सकता है। वो ये भी बताती है कि शांगवान परिवार और डोंगजिन परिवारों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं एक दूसरे पर ताने कसते रहते हैं। अब तक उनके प्रांत से कोई खास प्रतिभाशाली इंसान नहीं निकला था, इसलिए उन्हें हमेशा ये सब सहना पड़ता था। अब उनकी सारी उम्मीदें लू शांग पर टिकी थी। शुइन कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो अपनी शर्त का हिस्सा भी उसे दे देगी। शियाओ जुन भी यही बात दोहराता है। कुछ देर बाद वे लोग प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब आगे के रास्ते में इंस्ट्रक्टर्स उसके साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए वे उसे अलविदा कहते हैं। अंदर जाने से पहले इंस्ट्रक्टर आखिरी बार पूछता है कि क्या उसे इस टूर्नामेंट को लेकर भरोसा है। शांग जवाब देता है कि उसे सिर्फ 99% भरोसा है।
ये सुनकर दोनों इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं। तब शांग मुस्कुराकर समझाता है कि अगर अभी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो जाहिर है वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए 100% नहीं कह सकता। इसके बाद दृश्य मीटिंग रूम में बदलता है। वहां डिवीजन कमांडर यू फेही आते हैं और सभी लोग तुरंत सलाम करते हैं, लेकिन वो सबको बैठने को कहते हैं। यू फेही एक मेजर जनरल और लेवल 7 मार्शल मास्टर थे। वो पूछते हैं कि क्या सभी उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। शूचिंग पुष्टि करती है कि सभी मौजूद है और मॉन्स्टर्स की भी पूरी जांच हो चुकी है। हर उम्मीदवार अपने अपने रास्ते से अंदर जाएगा और अकेले अपनी बैटल ट्रैक पर लड़ेगा। जो सबसे पहले सभी मॉन्स्टर्स को हराकर फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। हर ट्रैक में 3 लेवल 2 मॉन्स्टर्स, एक लेवल 3 मॉन्स्टर, एक लेवल 4 मॉन्स्टर और आखिर में लगभग लेवल 5 का गोल्डन आई डैम मंकी मौजूद होगा। ये सुनकर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उस स्तर के मॉन्स्टर्स बेहद खतरनाक होते हैं। आमतौर पर लेफ्टिनेंट रैंक के सैनिक भी ऐसे जीवों से लड़ने के लिए टीम बनाते थे, लेकिन शुकिन समझाती है कि उम्मीदवारों को उस अंतिम मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ना होगा, उन्हें मिलकर उसे हराना पड़ेगा। वो कहती है कि किसी शक्तिशाली दुश्मन के सामने जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उपलब्ध हर ताकत को साथ लाया जाए, चाहे वो आपके प्रतियोगी ही क्यों न हो। यू फेही बताते हैं कि ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन की रक्षा करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वे राष्ट्रीय सैन्य संघर्षों में सबसे नीचे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर देश भर के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोग मिलकर भी एक लगभग लेवल 5 मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए तो उनके भविष्य की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। ये सुनकर सभी लोग दबाव महसूस करने लगते हैं। यू फेही उत्सुक थे ये देखने के लिए कि इस बार उनके पास किस तरह की प्रतिभा आई है। दृश्य अब हाइकिंग प्रांत के एक उम्मीदवार पर जाता है। वो पूरी आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहा था, मानो वही असली मॉर्निंग स्टार हो, लेकिन अचानक एक विशाल जंगली सुअर आकर उसे जोरदार टक्कर मारता है और वह दीवार से जा टकराता है। यू फेही सब कुछ देख रहे थे। उनके मुताबिक मॉर्निंग स्टार सिर्फ असाधारण नहीं बल्कि अविश्वसनीय होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी इंस्ट्रक्टर्स को सतर्क रहने को कहा ताकि देश का भविष्य घायल न हो जाए। अब वे सबसे उभरते हुए उम्मीदवारों को देखने लगते हैं। पहली थी डोंग प्रांत की 17 वर्षीय लड़की कॉन्किंग, जिसके पास बिजली नियंत्रित करने की शक्ति थी। दूसरा था जांगा प्रांत का 18 वर्षीय लड़का जियाउन, जो एक लेवल 2 साइकिक मेंटलिस्ट था। तीसरा उम्मीदवार शिलिन प्रांत का शिंगशी था, जिसकी क्षमता डिफेंस टाइप की थी। उस लड़के की त्वचा धातु जैसी मजबूत थी। यू फेही ये सब देखकर काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें लगने लगा था कि इस बार आए हुए युवा सच में दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके हिसाब से अंतिम परिणाम शायद उन्हीं 3 उम्मीदवारों के बीच तय होने वाला था, लेकिन तभी उनकी नजर एक और उम्मीदवार पर पड़ती है जिसके पास आग को नियंत्रित करने की क्षमता थी। ये देखकर वे चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि उस लड़के को पहले क्यों हाईलाइट नहीं किया गया। तब लिंग बताता है कि जियाओली ने अपनी शक्ति हाल ही में जागृत की है, इसलिए उसकी जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हुई। यू फेही उस उम्मीदवार में खास दिलचस्पी लेने लगते हैं। वही बाकी लोग पहले से जानते थे कि लिंग जानबूझकर उम्मीदवारों की असली ताकत छिपाता है ताकि बाद में खुद वाहवाही लूट सके। सब लोग उसकी हरकतों से पहले ही परेशान थे, लेकिन लिंग बार बार शुएन को शर्त की याद दिलाकर चिढ़ा रहा था। यू फेही ये सब देखकर मजे ले रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखें फैल जाती है। उन्हें एक बैटल ट्रैक पर बेहद अजीब प्रोग्रेस रेट दिखाई देता है। वहां मॉन्स्टर्स के इंडिकेटर्स लगातार गायब हो रहे थे। वे तुरंत पूछते हैं कि वो चालाक लड़का कौन है और तुरंत सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज मंगवाते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है सब लोग दंग रह जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुए सिर्फ 3 मिनट हुए थे और वो उम्मीदवार पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को मारकर फाइनल बॉस तक पहुंच चुका था। उसकी रफ्तार बाकी सभी उम्मीदवारों से कई गुना ज्यादा थी। यू फेही दोबारा रिप्ले चलाने को कहते हैं। शू चिन ये देखकर चौंक जाती है। वो उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि लू शांग था। अब कहानी 3 मिनट पहले की तरफ जाती है। एक विशाल जंगली सुअर पूरी रफ्तार से लू शांग की तरफ दौड़ता है, लेकिन शांग अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो ऐसा जबरदस्त मुक्का मारता है कि उस बेचारे सुअर का सींग ही टूट जाता है। शांग को लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत कमजोर है। तभी दूसरा गेट खुलता है और एक और सुअर बाहर निकलता है। शांग पहले वाले सुअर का टूटा हुआ सींग उठाता है और उसे दूसरे मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि भारी धमाका हो जाता है। वो अपनी अलग अलग क्षमताओं को टेस्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी उच्च स्तर की समझ और शक्ति की अवस्था में पहुंच चुका हो, जैसे वो सब कुछ जानता और नियंत्रित कर सकता हो। तभी एक बिल्ली जैसी आकृति वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन शांग सहजता से उसका जवाब देता है। वो कंप्लीट मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था। यू फेही को यह बेहद अजीब लगता है क्योंकि लू शांग अविश्वसनीय तेजी से आगे बढ़ रहा था और फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन देखने में वो अब भी एक साधारण इंसान जैसा लगता था। उसके मुक्कों में जबरदस्त ताकत थी और वो सिर्फ अपने हाथों की शक्ति से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। यू फेही पूछते हैं कि क्या किसी के पास उस लड़के की जानकारी है। तब चिन बताती है कि लू शांग डोंग निंग प्रांत का प्रोडिजी है। उसकी उम्र 18 साल है और वो क्लासिफिकेशन 3 का स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर लिंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। असल में किसी को भी शांग में कोई खास शक्ति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यू फेही समझ जाते हैं कि शांग कम से कम 4 प्रकार की मार्शल आर्ट्स को परफेक्टेड स्टेज तक पहुंचा चुका है। उसकी फुटवर्क और तकनीकें इंटरनल डिसेंट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि उसकी लड़ाई की क्षमता इतनी असाधारण थी। सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। यू फेही कहते हैं कि उन्होंने बहुत समय बाद लू शांग जैसा असली प्रतिभाशाली इंसान देखा है। वे अब सच में उत्साहित हो चुके थे। तभी वे देखते हैं कि शांग एक साथ 3 मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उसकी परसेप्शन क्षमता किसी और ही स्तर की थी। वो कंप्लीट मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था और यू फेही ने कभी नहीं सोचा था कि ये तकनीक इतनी डरावनी हो सकती है। कुछ ही पलों में शांग एक मॉन्स्टर को खिलौने की तरह पकड़कर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर यू फेही समझ जाते हैं कि उसकी फिस्ट तकनीक सिर्फ इंटरनल डिसर्नमेंट पर नहीं बल्कि प्रोफाउंड कंट्रोल स्टेज तक पहुंच चुकी है।
तभी शियाओ ज़ेन को समझ आता है कि शांग ने 99% कॉन्फिडेंस वाली बात क्यों कही थी। असल में ये प्रतियोगिता तो बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। अब लिंग की हालत खराब होने लगती है, जबकि शियाओ जुन सोच रहा था कि वो बदसूरत आदमी उसे घूर क्यों रहा है। शांग आखिरकार उस क्षेत्र के आखिरी मॉन्स्टर को भी हरा देता है। इसके लिए उसे कंप्लीट मार्शल आर्ट्स की पूरी सीमा तक जाना पड़ता है। इसके बाद उसे आगे एक बेहद ताकतवर उपस्थिति महसूस होती है। वो समझ जाता है कि यही अंतिम बॉस है जिसका एहसास उसे शुरू से हो रहा था। अब वो पूरी ताकत झोंकने का फैसला करता है, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी उसे देखे डर से कांप उठे। अब उसके सामने था गोल्डन आई डेमोनिक मंकी, लगभग रैंक 5 स्तर का मॉन्स्टर। शुइंग बताती है कि इस डेमोन मंकी का अंतिम चरण अभी अनलॉक नहीं हुआ है। उसकी असली शक्ति तभी खुलेगी जब बाकी प्रतिभागी भी उस कमरे में पहुंचेंगे। शुइंग खुद लू शांग की ताकत देखकर हैरान थी। उसे पता था कि वो मजबूत है, लेकिन इतना शक्तिशाली होगा ये उसने नहीं सोचा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि मॉर्निंग स्टार का खिताब शांग ही जीतेगा। टेस्ट की निगरानी कर रहे लोग भी अब ज्यादा उत्साहित नहीं थे, क्योंकि लू शांग की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो रैंक 5 मॉन्स्टर को भी आसानी से मार देगा। शायद उसे किसी और की मदद की जरूरत ही न पड़े। फाइनल स्कोर इस बात पर आधारित था कि उम्मीदवार कितनी तेजी से अपना बैटलफील्ड साफ करते हैं और डेमोनिक मंकी को हराने में कितना योगदान देते हैं। अब लगभग सभी को भरोसा हो गया था कि इस साल का मॉर्निंग स्टार लू शांग ही बनेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। गोल्डन आइड मंकी अचानक अपनी बेड़ियां तोड़कर सीधे लू शांग की तरफ दौड़ पड़ा, मानो उस लड़के में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींच लिया हो। लेकिन लू शांग डरने के बजाय उल्टा उस मंकी को उकसाने लगता है। वो जानना चाहता था कि उसकी ताकत और लगभग रैंक 5 मॉन्स्टर की ताकत में कितना अंतर है। वो बाकी प्रतिभागियों का इंतजार नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि लड़ाई अभी तुरंत शुरू हो। सिक्योरिटी रूम में बैठे सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये लड़का पागल है, लेकिन तभी किसी को एहसास होता है कि अगर शांग अब तक इतना कुछ कर चुका है तो शायद ये भी असंभव नहीं। डेमोनिक मंकी की असली ताकत उसका शुद्ध शारीरिक बल था, इसलिए अगर शांग उसके हमलों से बचता रहे और सीधा मुकाबला न करे तो शायद वो जीत सकता था। लेकिन तभी डेमोनिक मंकी अपनी ऑरा छोड़ता है और उसकी शक्ति पूरी तरह बदल जाती है। वो शांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शांग अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है और सबको स्तब्ध करते हुए उस विशाल मॉन्स्टर के हमले को नंगे हाथों से रोक लेता है। अब वो उस दैत्य का सामना सीधे ताकत से कर रहा था। शांग उस बंदर के हाथ को पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, लेकिन डेमोन मंकी रुकता नहीं और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है। लिंग ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि शांग बहुत घमंडी है और वो इतने ताकतवर मॉन्स्टर के सीधे हमले नहीं झेल पाएगा। शू चिन उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन चुप रहती है। अंदर से वो शांग को लेकर बेहद चिंतित थी। डेमोन मंकी इतने तेज और लगातार मुक्के मारता है कि चारों तरफ धूल का तूफान उठ जाता है, लेकिन आखिरकार शांग ऊब जाता है। वो अचानक मॉन्स्टर के हाथ पर एक जबरदस्त वार करता है। डेमोन मंकी खुद हैरान रह जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी शांग को होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि 10 फोल्ड स्टेलर इम्पैक्ट से भरा उसका मुक्का झेल कर भी वो जीव जिंदा रहेगा। ये देखकर शांग सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो आज रात के खाने के लायक है। अब लिंग मुंह खोले सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर शांग द सन इन द सेम स्काई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंतिम हमला करता है। उसके मुक्के पर इतनी भयानक चमक उभरती है कि पूरा इलाका रोशनी से भर जाता है। यू फेही और शुइंग ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जैसे ही हमला लगता है, ऐसा लगता है मानो पूरे डेमोन मंकी का शरीर आग में जल उठा हो। यू फेही अपनी आंखें फैलाकर समझ जाते हैं कि ये एक इंपीरियल मास्टर स्तर की विल पावर है। वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, मेज पर हाथ मारते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र का लड़का मार्शल मास्टर जैसी विल पावर बना सकता है। फिर वे सबके सामने घोषणा करते हैं कि लू शांग रैंक 7 स्तर तक पहुंच चुका है। ये सुनकर शियाओ जुन समझ जाता है कि लू शांग असल में उससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि शांग ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। उसे सच में लगा था कि लड़का कहीं अपनी जान न गवा दे। उधर शांग राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि यही अंतिम चरण था, क्योंकि अब उसे आसपास कोई और मॉन्स्टर महसूस नहीं हो रहा था। सच कहें तो उसे पूरा टेस्ट थोड़ा बोरिंग लगा। फिर वो सोचता है कि अगर उसके लिए ये इतना आसान और बोरिंग था तो क्यों न कुछ मजेदार किया जाए। इसलिए वो बस जमीन पर बैठ जाता है। शुरुआत में यू फेही समझ नहीं पाते कि शांग सारे मॉन्स्टर्स खत्म करने के बाद बैठ क्यों गया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि शांग नहीं चाहता था कि बाकी प्रतिभागी मारे जाए। जब तक वो वहां बैठा था बाकी लोग सुरक्षित रह सकते थे। उसी पल सबके लिए साफ हो गया कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रोडिजीज में से मॉर्निंग स्टार कौन बनने वाला है। यू फेही अपना फैसला कर चुके थे। लू शांग ही उनका चुना हुआ उम्मीदवार था। असल में मॉर्निंग स्टार चयन अब खत्म हो चुका था। इसके बाद दृश्य शिंगशी की तरफ जाता है। उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से एक लेवल 4 मल्टी क्लर्ड स्केल्ड लेपर्ड से लड़ाई की थी। उसकी धातु जैसी त्वचा भी उस मॉन्स्टर के हमलों को पूरी तरह नहीं झेल पाई थी। वो सोच रहा था कि अब वो अंतिम टेस्ट तक पहुंच गया है, लेकिन वहां पहुंचकर सब कुछ शांत था। तभी उसकी नजर एक बेहद अजीब दृश्य पर पड़ती है। लू शांग आराम से गोल्डन आई डेमोन मंकी की मुट्ठी पर बैठा हुआ था, जबकि उस विशाल मॉन्स्टर की छाती में एक बड़ा छेद बना हुआ था। शिंगशी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लू शांग है कौन